अब अमेरिका में भी ट्रक की सवारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत में तो ट्रक की सवारी वो कर चुके हैं कुछ दिन पहले, और अब ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये अमेरिका का है विजुअल। वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक का सफ़र राहुल गांधी ने किया, और हाईवे पर चर्चा भी कर रहे हैं राहुल गांधी, और उनके इस अनोखे अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की राह में तो जैसे एक के बाद एक स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इस चुनावी मौसम में एक गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगा है जिसने मोदी जी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। खास बात यह है कि आरोप विदेश से लगा है, लेकिन बीजेपी अपने बचाव में फिर से कांग्रेस को ही ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया साइट ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने कल यानी सोमवार को एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट के साथ इंटरव्यू में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। इस इंटरव्यू में जैक डोर्सी ने से सवाल किया गया था कि दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगे करते हैं। आप नैतिक सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं और इन हालात से आप कैसे निकलते हैं। ज़रा फुल स्क्रीन ले आइए अगर ला पाएँ तो। ये जैक डोर्सी से जो सवाल किए जा रहे हैं, और ज़रा सुन ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, और इसका हिंदी रूपांतरण हमने नीचे कर दिया है तो आप वो भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सुनिए क्या कुछ चल रहा है। अचानक ये जैक डोर्सी कहाँ से आ गए, अचानक ट्विटर के पूर्व सीईओ की बात हम कहाँ से करने लगे। बात तो कर रहे थे अभी राहुल गांधी की, लेकिन इनकी बात क्यों आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। बिल्कुल ज़रा गौर फरमाइए और गौर से देखिए। ज़रा आइए फुल स्क्रीन लेकर आइए। Jack, one of the things, you're in a unique position. You believe in free speech. That's something I've never doubted about you. You also are in the unique position of having run one of these companies. Can you give us some anecdotes, as you alluded to, foreign governments and the pressures that you were under, if able, just to give the audience an idea of what it is really like to be in a position to have some of the most powerful people literally on earth coming to you and saying, demanding things of your company, and as someone with principles, how did you navigate that? India, for example. India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. तो आप देख रहे थे इस YouTube चैनल ने इनसे सवाल किया, और सवाल यही था कि दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगे करते हैं। आप नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं और इन हालात से आप कैसे निकलते हैं। गौर कीजिए कि इस सवाल में भारत का नाम कहीं भी नहीं लिया गया था, लेकिन इसके जवाब में जैक डोर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को बंद तक करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा है कि मिसाल के तौर पर भारत एक ऐसा देश है जहां से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगे आ रही थी। कुछ खास पत्रकार सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे, जो उन्होंने किया भी। ये भारत में हो रहा था जो लोकतांत्रिक देश है। आपको याद दिला दूं कि जैक डोर्सी जिस वक्त का उल्लेख कर रहे हैं दोस्तों, वो किसान आंदोलन का समय था। तब दिल्ली की 3 सीमाओं पर साल भर से अधिक का वक्त हो चला था जब किसानों का आंदोलन चल रहा था। आप याद कीजिए, डीबी लाइव ने उस वक्त लगभग हर रोज किसानों के बीच जाकर रिपोर्टिंग की थी। किसानों ने इस मामले को राजनीति से दूर रखा था, अपने मंच पर किसी भी राजनेता को आने नहीं देते थे, लेकिन अब मोदी सरकार इस मामले को राजनीतिक बना रही है। जैक डोर्सी के आरोपों से तो सरकार ने इनकार कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जैक डोर्सी के नेतृत्व में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय नियमों का उल्लंघन कर रही थी। तथ्य यह है कि साल 2020 से 2022 तक, देख लीजिए, 2020 से 2022 तक
जो है पूरा का पूरा मामला ये था कि ये नियमों का उल्लंघन कर रही थी और उन्होंने लगातार भारत के कानूनों का पालन नहीं किया। ये कह रहे हैं राजीव चंद्रशेखर, एमओएस हैं, एमओएस आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कह रहे हैं कि ये 2020 से 22 तक ये जैक डोर्सी के नेतृत्व में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय नियमों का उल्लंघन कर रही थी। तथ्य ये है कि साल 2020 से 2022 के बीच उन्होंने लगातार भारत के कानूनों का पालन नहीं किया। आप देख रहे हैं। आपको बता दूं, जरा इसके आगे भी इन्होंने जो कुछ कहा है, जरा ले आइए स्क्रीन पर राजीव चंद्रशेखर। इसके बाद कह रहे हैं कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करें। देखिए, ये कह रहे हैं आईटी मिनिस्टर, एमओएस राजीव चंद्रशेखर। आपको बता दूं दोस्तों कि फरवरी 2021 में भारत सरकार की मांग पर ट्विटर ने किसान आंदोलन से जुड़े कई अहम अकाउंट प्रतिबंधित कर दिए थे। उस समय ट्विटर ने कहा था कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते रहेंगे और हम भारतीय कानून के अनुसार इसका रास्ता भी निकाल रहे हैं। ये ट्विटर ने उस समय आधिकारिक तौर पर यह कहा था कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते रहेंगे और हम भारतीय कानून के अनुसार इसका रास्ता भी निकाल रहे हैं। साफ साफ मतलब यही है दोस्तों कि जैक डोर्सी ने जो कहा वो गलत नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने ऐसा किया। अब जरा भाजपा ये भी बता दे कि इस सारे मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस कहां से आ गए। दरअसल अमित मालवीय, जो भाजपा के आईटी सेल के कर्ता धर्ता चेयरपर्सन हैं और वहीं से फेक न्यूज का प्रसारण होता है, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अमित मालवीय ने एक बयान में कहा है कि जैक डोर्सी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है और उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इसे कांग्रेस का टूल किट ही समझिए आप। यानी कि जैक डोर्सी जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये कांग्रेस का टूल किट है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा, वहां हो रही बैठकों और मोदी सरकार की आलोचना करने वाली संस्थाओं से कांग्रेस की साठगांठ बताते हुए यह भी कह दिया कि यह सब लोकतांत्रिक सरकार को हटाने की कांग्रेस की टूल किट है। देखिए, बीजेपी अपने ऊपर लगे आरोप में भी कांग्रेस को घसीट रही है, जबकि जैक डोर्सी ने कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, न ही कांग्रेस ने किसान आंदोलन शुरू करवाया। वैसे डोर्सी के आरोपों पर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने जो आरोप लगाया है वो हम सभी के लिए चिंताजनक है और चौंकाने वाला है। पूरी सरकारी मशीनरी ने ट्विटर के पूर्व सीईओ पर विपक्ष की आवाज को दबाने और उनके अकाउंट को बंद करने का दबाव बनाया। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर बैन लगाया। यहां इन्होंने ये भी कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता कहां है। हम इस मुद्दे को न केवल संसद में बल्कि पूरे देश में उठाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट 2001 में निलंबित कर दिया था और यह पूरा का पूरा मामला 2001 का है। राहुल गांधी ने दिल्ली में कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में 9 वर्षीय एक पीड़िता के माता पिता से उस दौरान मुलाकात की थी और इसके बाद माफ करें 2021 की बात है, 2001 में गलती से बोले, 2021 की बात है। और उस समय राहुल गांधी ने एक ट्विटर पर एक ट्वीट लिखते हुए एक तस्वीर साझा की थी और इस मामले में ट्विटर की तरफ से कार्रवाई की गई राहुल गांधी के अकाउंट को बंद करके। लेकिन अब कांग्रेस इसे सरकार का दबाव बता रही है। आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मसले को मीडिया के सामने रखा है। आइए जरा सुप्रिया श्रीनेत को भी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन क्योंकि हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक आंकड़ा है और इसको भी मैं साझा कर दूंगी आपके साथ। आपको याद होगा अगस्त 2021 राहुल गांधी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था। उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है।
जबकि चेहरा विक्टिम का नहीं, विक्टिम की फैमिली का था। लेकिन बहरहाल अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल यह खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत यह जो शैडो बैन था यह हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये ब्लॉकिंग, ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था और ये जो 6 महीने का बैन था ये सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, यह सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉरवर्ड सीईओ अगर यह कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, यह असलियत है 56 इंच की छाती की। तो कांग्रेस यहां हमलावर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है और यह नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में डोरसी के आरोप कांग्रेस के लिए अचूक हथियार साबित हो सकते हैं। बीजेपी अपनी कुंठा में राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है और उधर राहुल गांधी अमेरिका की सड़कों पर नई रफ्तार में नजर आ रहे हैं। भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर के साथ उनकी सवारी काफी चर्चा बटोर रही है। दुनिया भर में राहुल गांधी की एक अलग छवि बन रही है और इससे शायद किसी पूर्व सांसद की ऐसी तस्वीर इससे पहले हमने नहीं देखी होगी, आपने भी नहीं देखी होगी। आइए जरा ये तस्वीर भी देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने चंडीगढ़ से राहुल गांधी को ट्रक की सवारी करते हुए देखी थी। अभी एक अलग सवारी वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक की सवारी। जरा चलते हैं वाशिंगटन, देखिए राहुल गांधी को किस अंदाज में राहुल गांधी वहां ट्रक की सवारी कर रहे हैं, सुनिए जरा। मेरा नाम जी तलजिंदर सिंह गिल है और मैं ट्रक चलाते हैं और आज हम राहुल जी के साथ ड्राइव करेंगे। What a difference to the Indian truck, हिंदुस्तान में जो ट्रक है उसको ड्राइवर की कंफर्ट से कुछ लेना देना नहीं। कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी, रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। 8-10 हज़ार डॉलर इजिली बंदा यहाँ पे अपना ट्रक वाला 10 हज़ार डॉलर 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए महीने के कि यहाँ पे मतलब ट्रक चला के अच्छा फैमिली का सर्वाइव कर सकता है। वहाँ का ट्रक ड्राइवर को सर्वाइव, फैमिली का सर्वाइव करना भी मुश्किल है। लोगों ने जिता दिया लोगों को। लास्ट में अगर महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग रोटी के लिए तरसने लगे। अभी उनको वो समझ आ चुका है असली धर्म भी बंदा तो वो है जो लोगों की सेवा करता है। तो ये लगभग 10 मिनट का वीडियो है और इस वीडियो को आप राहुल गांधी के चैनल पे देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और पार्ट इसका दिखाना चाहता हूं जिसमें राहुल गांधी इस ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे हैं और भारत में जो कुछ चल रहा है उस पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। ज़रा सुनिए ये भी। वहाँ पे कोई बीजेपी भक्त कोई एम्प्लॉयमेंट की बात थोड़ी कर रहा है, कोई स्टडी की बात थोड़ी कर रहा है, कोई अवसर भी अच्छे इंसान बनने की बात थोड़ी कर रहा है। वो तो वो बात है कि भाई यार ये इंसानियत की बात थोड़ी ना मिलेगी। वहाँ पे लोगों ने जिता दिया लोगों को। लास्ट में अगर महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग रोटी के लिए तरसने लगे। अभी उनको वो समझ आ चुका है कि धर्म का असली धर्म भी बंदा तो वो है जो लोगों की सेवा करता है। अपने अपने धर्म को मानना चाहिए जितनी श्रद्धा है, बट ये चीज रोटी नहीं देती। अब रोटी कमानी है तो वो मेहनत करनी है, कोई स्किल लेनी पड़ी। और नफरत फैलाना किसी धर्म में नहीं कहा है, किसी ने नहीं। तो अमेरिका की सड़कों पे राहुल गांधी और वहाँ भी ट्रक में सवारी करते हुए नागवार गुजर रहा होगा। ये तस्वीर जो है बहुत अंदर तक बैठ रही होगी और डस रही होगी शायद बीजेपी के लोगों को। तो आइए दोस्तों समझें कि राहुल गांधी के इस अंदाज से कांग्रेस को मजबूती मिल रही है और वहीं बीजेपी पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लग रहा है। खासकर ट्विटर के पूर्व सीईओ और फाउंडर मेंबर जैक डॉर्सी ने जो कहा है, क्या यह बीजेपी के कमजोर पड़ने की निशानी है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि राहुल की रफ्तार के आगे मुश्किल में क्या पड़ गई है बीजेपी।
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं और देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत करता हूं। सुनील शुक्ला जी, मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हुए हैं और साथ में जुड़े हुए हैं अमरिंदर उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत कुछ आज दिन भर हलचल बहुत ज़्यादा है और हलचल के कुछ पार्ट को, कुछ अंश को आपके सामने हमने अभी पेश कर रहा था पिछले लगभग 15-16 मिनट से। मीनू जी क्या कहेंगे इस पे? शुरुआत आपसे। 2 मामला है, जैक डॉर्सी, राहुल गांधी। पहले जैक डॉर्सी से शुरू करते हैं। जैक डॉर्सी ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर आरोप है और क्या कुछ कहा है वो सारी बातें सामने हैं। बीजेपी घिरी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी का जो आईटी सेल है वो अपने अंदाज में लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, उसी ट्विटर पे जिस ट्विटर पे राहुल गांधी को ब्लॉक किया गया था। और उसकी तस्वीर सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रख दी। क्या कहेंगे? जी देखिए, जो जैक डॉर्सी ने कहा है वो हम सब लोग बहुत समय से महसूस कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप सब लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर हैं और आपने नोटिस किया होगा कि फेसबुक के ऊपर लोगों की रीच कम कर दी जाती है। इसी तरीके से आपके ट्विटर के ऊपर आपकी पोस्ट जो है, जो आपने ट्वीट किया है, वो एम्पलीफाई नहीं हो पा रहा है किन्हीं भी कारणों से। तो ये, और जो इसके ऊपर जो भाजपा सफाई दे रही है अपनी, ट्विटर जो जैक डॉर्सी ने जो आरोप लगाया है उसके ऊपर जो सफाई दे रही है, ये जितनी सफाई देंगे उतना ही ये एक्सपोज होंगे, न केवल अपने देश की जनता के सामने बल्कि विदेश में भी ये एक्सपोज होंगे कि ये वास्तव में मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, ये स्टेप मदर ऑफ डेमोक्रेसी बना हुआ है इंडिया। जो आज की सरकार है वो सौतेली मार्ग बनी हुई है लोकतंत्र की। तो ये कोई बहुत अच्छा, इन्होंने जो ये सोच रहे हैं कि हम इसके बदले में कांग्रेस को बदनाम कर देंगे। कांग्रेस को कैसे बदनाम कर देंगे? आपने जो अभी बताया कि राहुल गांधी को इन्होंने किस तरीके से इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। और जैक डॉर्सी की देखिए, दबाव में जैक डॉर्सी बाद में आए। जब तक एलन मस्क ने खरीदी नहीं थी ये, तब उससे पहले जैक डॉर्सी काफी दबाव में थे। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, बेबात पे बेवजह लोगों के ट्वीट डिलीट कर दिए जाते थे, हटा दिया जाता था, बैन कर दिया जाता था लोगों को। और तो और ये अपने वकील है सुप्रीम कोर्ट के, संजय हेगड़े, बड़े फेमस, आपको ध्यान होगा, दर्शक भी जानते होंगे, उनको ब्लॉक कर दिया गया। इंटरव्यू लिया था अभी कुछ दिन पहले उनका। अच्छा, हाँ, ओके, वो मैंने देखा नहीं, तो देखूंगी अब। तो उन्होंने जो है, उन्होंने क्या पोस्ट, उन्होंने क्या डाला था, एक आपने देखा होगा कि हिटलर स्पीच दे रहा है और उसमें सारी जनता तो वो उसके उसमें खड़ी है, हेल हिटलर कर रही है उसको, लेकिन वो व्यक्ति जो है ना बैठा हुआ है, नाम मुझे इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो उन्होंने अपने उस पे लगा दिया था, डीपी लगा दी थी उन्होंने। तो क्योंकि वो हिटलर की फोटो, हिटलर से रिलेटेड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते उसको ब्लॉक कर दिया गया कि भाई आप नहीं डाल सकते हिटलर से, उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया गया। वो कोर्ट तक पहुंचे, कोर्ट में मामला अभी भी लंबित है, लेकिन जब से एलन मस्क आया है उसने उनके अकाउंट को रेस्टोर कर दिया है। मतलब अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत डेमोक्रेटिक हो गया है ट्विटर स्पेस, लेकिन फिर भी उन्होंने की वजह तो बताइए कोई, और कौन नहीं है। मैं तो 2008 से हूँ इस ट्विटर के ऊपर, लेकिन जिस तरीके की चौकीदारी, जिस तरीके की ठेकेदारी और जिस तरह की थानेदारी इस ट्विटर के ऊपर सरकार चला रही है, और उन्होंने, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए कानून लाने तक की बातें हो रही है। तो सोशल मीडिया में कानून लाके रेगुलेशन करने में किसको? विपक्ष को, आपके जैसे चैनलों को, उनको उनके ऊपर रोक लगाने के लिए, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए नए नए कानून लगाने की इनकी तैयारी है। और ये आप इसमें एक शर्मनाक बात तो देखिए कि जितने भी इनके कुकृत्य हैं एंटी डेमोक्रेटिक, अडानी का मामला हो तो बाहर हिंडनबर्ग रिपोर्ट बताता है, आपका ये जैक डॉर्सी, ये जो ट्विटर को बंद करने का बदतमीजियां जो इन्होंने की ट्विटर के ऊपर, उसके बारे में कौन बता रहा है? जैक डॉर्सी बता रहा है। और आपने देखा होगा कि फेसबुक पे अंकी दास हुआ करती थी इसकी सीईओ इंडिया में जी।
तो और बहुत उन दिनों ये मोदी गवर्नमेंट आई थी और उसके बाद से अचानक सारा ये हलचल पैदा हुई थी और हमारे जैसे लोग भौचक्के थे कि जहाँ हजारों लोग हमारे उसके ऊपर कमेंट करते थे और लाइक करते थे, वहां गायब हो गए लोग अचानक। तो बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का, उसने इस बात का खुलासा किया कि अंखी दास ये वहां पे बदमाशी कर रही है गवर्नमेंट के इशारे पे। उसमें एक शिवपाल कुछ ऐसा नाम था, वो एनडीटीवी में थे पहले, वो भी उनके साथ में थे। तो वो बाद में लोगों को पता चला कि यह हम लोग सही थे कि वास्तव में अंखी दास ये काम कर रही थी कि जो वो क्या करती थी कि जो राइट विंग मतलब भाजपा के जितने भी रिलेटेड ग्रुप से, चाहे वो किसी भी तरह की अगेंस्ट द कम्युनिटी रूल्स अपनी पोस्ट डालें, वो पोस्ट उसी तरह से विद्यमान रहती थी फेसबुक के ऊपर। लेकिन हमारे जैसे लोग जो इस बात का विरोध कर रहे थे, जो सरकार की अलोकतांत्रिकता का और तानाशाही रवैया का विरोध कर रहे थे, उनको या तो बैन कर दिया जाता था महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या पोस्ट बैन कर दी जाती थी। तो इसमें बड़ा अच्छा उनका एक तरह से एक्सपोज हो गई। दूसरी बात पे मैं बोल देती हूँ, राहुल गांधी जो अमेरिका गए, लोग कह रहे हैं भाई क्यों गए हैं? भाई देखिए, एक वर्ड है ट्रेवल्ड बॉडी अनट्रेवल्ड माइंड, कि बहुत दुनिया जाती है घूमने के लिए, लेकिन मैं शरीर थका के आ जाती है, दिमाग में कुछ बदलाव नहीं आता। उनके दिमाग वही रहता है, सड़े गले विचार वही के वही रहते हैं और घूम के आ जाते हैं, और लेकिन विचार नहीं बदलते। तो राहुल गांधी उनमें से नहीं है। राहुल गांधी टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट के तौर पे नहीं जाते हैं कि हाउडी मोदी करके आ गए वहां बड़े बड़े स्टेडियम्स में। राहुल गांधी वहां ट्रेवलर की तरह, घुमक्कड़ की तरह जाते हैं। तो ये जो वहां घुमक्कड़ी हो रही है, वो वहां के जीवन से, जो वास्तव में वो एनआरआई से उनका इंटरेक्शन हो रहा है, जो एनआरआई व्हाइट कॉलर जॉब नहीं करते, जो सिलिकॉन वैली में नहीं है, जो बड़े कारोबारी नहीं है, ये भी एनआरआई है जिसके ट्रक में ये बैठे हैं, ये भी हिंदुस्तान से ही गया हुआ है। तो ये तो ब्लू कॉलर एनआरआई है। तो राहुल गांधी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है इतना जब ज्यादा इंटरेक्शन ट्रक ड्राइवर्स के साथ हो रहा है, ट्रक्स में बैठ रहे हैं, हो सकता है कोई उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो योजना कि हम इस तरह की, अगर हम सत्ता में आए तो हम इस तरह की एक पॉलिसी लाएंगे। इंडिया से हमेशा से रिवाज रहा है कि सांसद और विधायक जाते हैं टूर पे, जी स्टडी टूर पे जा रहे हैं, क्या करते हैं, पैसा खा मस्ती करके आ जाते हैं, कोई नया आइडिया, कोई इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया लेके वहां से नहीं आते। तो राहुल गांधी तो अपने खर्चे से गए हुए हैं और घूम रहे हैं, जिसको कहते हैं कि वास्तव में घूमना किसी देश को, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, नई सरकार जो 2024 में बने, हो सकता है कि बहुत सारे कुछ नवाचार, नई चीजें इस देश में इंट्रोड्यूस करे। तो उसकी एक बानगी है ये, और स्वागत करना चाहिए। जा रहे हैं, कम से कम वो पैसे वालों के भी, ऐसा नहीं है, ये एक नेता का डिफरेंस भी दिखाते हैं राजीव जी, कि ये केवल अरबपति खरबपति दोस्तों के बीच में बैठ के नहीं आ जाते वापस, ये हर तबके के लोगों से मिलके आ रहे हैं वहां से। तो ये एक नेता की विचारधारा का भी फर्क है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नेता की विचारधारा का भी फर्क है। राहुल गांधी की बात हो रही है, जैक डॉर्सी की बात तो हो ही रही है, और सोशल मीडिया पर कैसी पाबंदियां रही हैं, और अगर आपके मनमाफिक मैसेज नहीं है, आपने अगर पोस्ट नहीं किया है, तो आपके पोस्ट की रीच को घटाई जाती है, और इतना ही नहीं, आपके अकाउंट को भी कई बार सस्पेंड कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं, और आप सब भी भुक्तभोगी कभी न कभी रहे होंगे, तो वो आप सब जानते ही हैं। खैर, उससे थोड़ा इतर आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूँ, थोड़ा चलते हैं अमेरिका, पहले चलते हैं, फिर इधर जैक डॉर्सी की बात भी करेंगे, जिस पर बहुत विस्तार से मीनू जी कह चुकी हैं। राहुल गांधी का ये अंदाज, हिंदुस्तान में तो ट्रक की सवारी राहुल गांधी करेंगे, और कर लिए, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की, पूरे वीडियो को हम लोगों ने देखा। लेकिन अब वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क सिटी तक ट्रक की सवारी करते हुए जाना, क्या कहता है ये? वहाँ 5 लाख से 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है एक ट्रक ड्राइवर। हिंदुस्तान में जो है कमाई कितनी है वो भी बता रहे हैं, और वो बता चुके हैं राहुल गांधी। क्या कुछ है ये दोनों के बीच में, और राहुल गांधी अमेरिका से किस ढंग की राजनीति कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के जाने, वहाँ पहुँचने तक का इंतज़ार करेंगे लगता है राहुल गांधी, क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री, हालांकि सुनने में आ रहा है कि उससे पहले आ जाएंगे राहुल गांधी, लेकिन शायद तैयारियां देख के आएंगे, ऐसा लग रहा है। और ट्रक से जो सफ़र कर रहे हैं, तो रास्ते में कहीं बैनर पोस्टर प्रधानमंत्री के लिए जैसे यहाँ लगते हैं, वैसे वहाँ लगे हैं कि नहीं, शायद ये भी देख रहे हों, ये भी हो। लेकिन ये एक सियासत
जो मीनू जी कह रही थी कि जाते हैं लोग बाहर, आराम करने जाते हैं। हो गया काम, राहुल गांधी ने भाषण दे दिया, डायस्पोरा से मिल लिया, वहाँ भी भाषण दे दिए, खूब चर्चा में रहे, अब आराम करते, लेकिन आराम नहीं फरमा रहे हैं बल्कि ट्रक की सवारी कर रहे हैं। किस रूप में देखा जाए? राहुल गांधी के आने की सूचना जो मिल रही है कि वो 19 जून को शायद लौट सकते हैं। 19 जून उनका जन्मदिन होता है। क्या कांग्रेस पार्टी उनको कोई गिफ्ट देने जा रही है? राहुल गांधी ने तो कांग्रेस को बहुत कुछ दिया, लेकिन बात जहां आपने शुरू की थी कि उस बात को दिखाना कि जहां अमेरिका में ड्राइवर 5 से 8 लाख रुपए कमाता है, किसी भी देश का लीडर वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जो ख्वाब बुनता है, जो सपने संजोता है, और वो उन सपनों को अपने देशवासियों को, अपने नागरिकों को दिखाता है और उसके लिए मुकम्मल प्रयास करता है। राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, भारत में उन्होंने ट्रक में बैठ करके यात्रा की, अब अमेरिका में वहां जाकर के उन बौद्धिक बहस की, और अब ट्रक में वो सवारी कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं बराबर इस बात को कहता रहा कि राहुल गांधी इस देश के सबसे प्रबुद्ध राजनेता हैं, बेहद पढ़ाकू, और मैंने उनको सुना है कि कई ऐसी किताबों का उन्होंने जिक्र किया बगैर देखे, मैं उनका यहां नाम लेने का स्पेस नहीं है, कि जिससे लगता है कि उनको कितनी गहन जानकारी है समाज की और राजनीति की। वो डिलीवर किया उन्होंने अमेरिका में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में और एल्फिस्टन यूनिवर्सिटी संभवतः, उसमें प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत में, पत्रकारों के सवालों के जवाब में वो बौद्धिकता उभर करके आई। लेकिन उस बौद्धिकता के साथ साथ एक नेता के लिए यह भी जरूरी होता है कि वो सामान्य लोगों के साथ संवाद करे, उनके जज्बातों को, उनकी जरूरतों को जाने और समझे, उसके अनुसार अपने स्वप्न को बुने और देश के स्वप्न को पूरा करने का प्रयास करे। राहुल गांधी उसी लाइन पर है, और यहां से शुरू होती है वो डगर जो 24 तक जाती है, और मुश्किल उनके लिए है कि जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से उड़ान भरते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। किसी ने वो आंकड़े भी दिए थे कि प्रतिदिन उनका खर्चा कितना है, शायद मैं तो उसमें से शून्य भी नहीं गिन पाऊंगा, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, गणित का नहीं हूं। वो 8 करोड़ की एक गाड़ी उनके काफिले में चलती है, 20,000 करोड़ का तो वो घर बना हुआ है, अभी उसमें प्रधानमंत्री आवास बनना है। उससे तुलना जब आप करेंगे राहुल गांधी की, कि एक आम आदमी अपना किस तरह का प्रधानमंत्री देखना चाहता है, किस तरह की लीडरशिप देखना चाहता है। आज की तारीख में जब 9 साल पूरे हो गए हैं, इस देश की जनता त्राहिमाम करते हुए उन अल्फाजों को याद कर रही है, उन वादों को याद कर रही है जो मोदी जी ने किए थे। अब मैं दोहराऊंगा नहीं, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। और वो चाय वाले का बेटा इस देश की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आया था, जिसने वादा किए थे काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, सबके पॉकेट में 15 लाख रुपया आ जाएगा। लेकिन वही चाय वाले का बेटा, किसी पत्रकार ने लिखा कि जैसे खो गया है, आज वही समस्या खत्म करने वाला चाय वाले का बेटा इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए राहुल गांधी भारत से लेकर के अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। और ये यात्रा, जो भी मीनू जी ने कहा, राहुल सांकृत्ययन इस देश के सबसे बड़े घुमक्कड़ साहित्यकारों में थे, जिन्होंने बौद्ध दर्शन को श्रीलंका और तिब्बत से निकाल करके भारत की धरती पर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया, उसके दर्शन को फिर से इस देश के लोगों से रूबरू कराया। राहुल गांधी, और मैं जानता हूं नेहरू जी भी बहुत बौद्ध धर्म को मानते थे, जिक्र किया राहुल गांधी ने भी अमेरिका की यात्रा। और ये जो लोग जो तस्वीर पर माला तो चढ़ाते हैं गांधी जी की, बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, लेकिन भारत में उनके आइडियल सावरकर होते हैं। वो गॉडसे की बात करते हैं, गॉडसे को मानते हैं। कई नेताओं ने तो कहा कि मेरे आदर्श हैं, पूज्य हैं, और उनको मोदी जी ने आज तक क्या माफ किया? जो उन्होंने कहा था
जब वो ये कह दें कि क्या मैं माफ कर पाऊंगा, उसकी अगवानी की उन्होंने पार्लियामेंट में ला करके। राहुल गांधी उसी फर्क को दिखा रहे हैं कि इस देश में गॉडसे बनाम गांधी की दो विचारधाराएं काम कर रही, एक हिंसा की है, एक अहिंसा की, एक कल्याण की है, एक संहार की है। किस विचारधारा पर देश चलेगा? ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सच बात यह है कि 9 साल में इन्होंने मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी किया है। और राहुल गांधी इसीलिए उस मशाल की तरह जलते हुए, एक जलती मशाल की तरह प्रतिरोध की, वो इस देश के लोगों के सामने खड़े हैं। और मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए, वो जो 56 इंच की छाती है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस देश के करोड़ों लोग राहुल गांधी में उम्मीद देख रहे हैं कि अब हमारा सफर भी इसी तरह से चलेगा। हमारा भी सपना, वो जो कभी नेहरू के मंच पर होता था, एक रामराज नाम के दलित गीतकार होते थे, गाते थे अवधि में कि अब हमको चावल खाने को मिलेगा, हमारे पैरों में भी चप्पल होगी, हमको हवाई जहाज में घूमने को मिलेगा। राहुल गांधी उन्हीं उम्मीदों को, उन्हीं सपनों को बुन रहे हैं इस यात्रा के जरिए। और इस देश के लोग जो नाउम्मीद हो चुके हैं, वो राहुल गांधी की तरफ बेहद संजीदा होकर के पूरे उम्मीद के साथ देख रहे हैं। जी जी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने वाले मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, अमेरिका में राहुल गांधी, चर्चा हम वही कर रहे हैं, राहुल गांधी अमेरिका में, और उसमें भी ट्रक की सवारी, विदेश जाते हैं सब, लेकिन ट्रक की सवारी हमने नहीं देखी कभी, और कार की सवारी, फ्लाइट की सवारी तो खूब देख लिए हम आप सब लोग, लेकिन ट्रक पर सवार होकर के, और ट्रक चालक वहाँ पर कितना कमाता है, क्या उसकी ज़िंदगी है, कितने घंटे काम करता है, ये तमाम सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी। और उससे पहले इंडिया में वो सवारी कर चुके हैं। भारत और इंडिया के ट्रक ड्राइवरों के बीच में कितनी भिन्नता है उसको भी यहाँ बता रहे हैं राहुल गांधी। ये किस तरह की राजनीति है राहुल गांधी की, और क्या इससे भारत का मतदाता राहुल गांधी से जुड़ेगा? जी राजीव जी, मैं राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा और उसका इम्पैक्ट क्या है पॉलिसी के लेवल पे, वो होना भी शुरू हो गया है, उसकी चर्चा करूंगा। 1 मिनट अगर आप मुझे दें कि ये जो ट्विटर का मामला है इसको भी याद कर लें थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, मैं चाह रहा था सेकेंड राउंड में करें, लेकिन ठीक है करिए जी। हाँ, देखिए, ट्विटर इसलिए चर्चा करना जरूरी है राजीव जी, क्योंकि अगर उनके सीईओ ने कहा कि उनके ऊपर दबाव था, ये था कि गिरफ्तारियां होंगी, सब होगा, ये हो रहा था। याद कीजिए कि संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था, जिसको ट्विटर ने 2021 की बात है, एक डॉक्यूमेंट लगाया था अपने ट्वीट में कांग्रेस की टूल किट कहकर, और उसको ट्विटर ने जो है वो फ्लैग किया था कि मैनिपुलेटेड मीडिया। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ट्विटर के दफ्तर में पहुंच गई थी। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल गुड़गांव में ट्विटर के दफ्तर में पहुंच गया था। जो हम लोग राजनीति में एक शब्द आ गया बीजेपी की तरफ से, टूल किट गैंग, टूल किट। ये टूल किट भी उन्हीं दिनों किसान आंदोलन के विवाद से निकला हुआ मामला था। याद कीजिए, दिशा रवि नाम की एक छात्रा जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, ग्रेटा थंबर्ग के ट्वीट को रीट्वीट करने के लिए, जिसमें कि किसान आंदोलन को क्या करना चाहिए, किसानों को अपने आंदोलन में क्या करना चाहिए, ये बड़ा एकेडमिक जो बातें थी उन्होंने लिखी थी पॉइंट बाय पॉइंट। उसको कहा गया टूल किट है। और दिशा रवि जो युवा 22-21 साल की लड़की उस वक्त थी, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ट्विटर ऑलरेडी जो है वो गया हुआ है कर्नाटका हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को लेकर। और आप देखिए, एक पॉप सिंगर रिहाना, जिनके 8-9 मिलियन कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं,
80 मिलियन शायद, उन्होंने ट्वीट किया किसान आंदोलन पे, सपोर्ट किया, उनको ट्रोल किया गया बीजेपी के आईटी सेल के और बीजेपी के और मोदी साहब के समर्थकों द्वारा। मीना हैरिस, कमला हैरिस की भतीजी, उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया, उनको ट्रोल किया गया, बहुत बुरी बुरी बातें कही गई, कमला हैरिस तक को कहा गया ट्विटर पे। ये सब चल रहा था उस वक्त जब एक हैशटैग था स्टैंड विद फार्मर्स, आई स्टैंड विद फार्मर्स या स्टैंड विद फार्मर्स, कि हम किसानों के साथ हैं। इस हैशटैग को इस्तेमाल करके जो लोग भी ट्वीट कर रहे थे उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा था। तो अब देखिए कि ये जब हुआ है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। बीबीसी पे आप इनकम टैक्स भेज चुके हैं। क्यों भेजा बीबीसी पे इनकम टैक्स? जब जाहिर है कि मोदी साहब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी उसके बाद भेजा आपने। इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150वां पहुंच गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑलरेडी पीछे है। रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की बहुत एडवर्स रिपोर्ट है, उस पर विदेश मंत्रालय का, अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान भी है। इन सब के बीच मोदी साहब अमेरिका के ज्वाइंट सेशन में पार्लियामेंट में मदर ऑफ डेमोक्रेसी स्पीच देंगे। आप सोचिए, और जिस वक्त वो स्पीच दे रहे होंगे अमेरिका के अखबार, मीडिया ये सब कुछ छाप रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो अब दूसरी बात देखिए आती है कि केवल अकेला ट्विटर नहीं है। मीनू जी ने चर्चा की थी आखी दास की, वो पॉलिसी हेड थी यहाँ की, जिन्होंने बीजेपी समर्थित पेजेस को हटाने के लिए, जो नफरत वाली बयान वाले पेजेस थे उनको उसको हटाने के लिए जो है मना कर दिया था। मौजूदा जो पॉलिसी हेड हैं वो मोदी साहब के डिजिटल प्रचारक रह चुके हैं। अभी जब इनकी जनरल बॉडी मीटिंग फेसबुक की हो रही थी अमेरिका में, मेटा की, उसमें भारत में नफरत की स्पीच पर एक प्रपोजल आया था जो गिर गया, लेकिन वो चर्चा हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है राजीव जी कि सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पे राजनीति, नफरत, समाज में नफरत फैलाना, समाज को बांटना, ये सारा काम सोशल मीडिया के जरिए बदस्तूर हो रहा है, जिसका सीधा ताल्लुक चुनाव से है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका में जो लोग भी हैं, भारतीय ताकतवर हैं या उनका आना जाना है, इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको इन कंपनियों पे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि भारत के मामले में कम से कम जो ऐसी चीजें जो समाज में नफरत को बढ़ाती हैं, दंगे बढ़ाती हैं, अभी कोल्हापुर का हम मामला देख रहे हैं, किस तरीके से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके लगभग दंगों की स्थिति वहां पे कर दी गई। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसका जवाब मोदी जी दें ना दें, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे यहां से लेकर अमेरिका तक। अब जी बात आती है राहुल गांधी की। देखिए राहुल गांधी जो ट्रक पे घूम रहे हैं, निश्चित तौर पे जैसा रविकांत जी ने बताया, एक उनकी बड़ी पॉजिटिव इमेज जा रही है अमेरिका में भी और भारत में भी, क्योंकि यहां से जो लोग, मोदी साहब भी जाते हैं, हाउडी मोदी होता है वहां पे, सब पैसे वाले लोग होते हैं और बिना मतलब की कई बार बातें होती हैं, जैसे कि आप दूसरे देश की राजनीति में जाके जो है हस्तक्षेप करते हैं जब आप कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। राहुल गांधी ये नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत में, भारत के लिए अमेरिका की पॉलिसी क्या हो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। याद कीजिए जब हमने चर्चा की थी राजीव जी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब हम लोगों ने चर्चा की थी कि राहुल गांधी ने चाइना के जवाब में पहली बार एक मॉडल दिया है
अमेरिका को या पश्चिमी देशों को। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं राजीव जी, अमेरिका उस मॉडल पे काम कर रहा है। पॉलिसी थिंक टैंक्स के पेपर आना शुरू हो गए हैं कि किस तरीके से भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, इन्वेस्टमेंट लाया जाए। ये जो राहुल गांधी का आइडिया था कि जो चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, भारत बन सकता है, इस आइडिया पर अमेरिका में काम होना शुरू हो गया है। ये दिखाता है कि राहुल गांधी का इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल पॉलिटिक्स में बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। निश्चित तौर पे ये चीजें सामने आएंगी। तो एक एक चीज करके ट्विटर का मामला हो, राहुल गांधी का मसला हो, बीबीसी की रेप का, बीबीसी में इनकम टैक्स भेजने का मामला हो, ये सारी चीजें मोदी जी का जो परसेप्शन है उसको बहुत गिरा रही हैं। जैसे शेक्सपियर ने हैमलेट में कहा है ना कि मुसीबत जो है वो इकट्ठा आती है। Sorrow doesn't come in single spy, it comes in battalion। तो जब मुसीबत आती है छप्पड़ फाड़ के आती है, तो उसी का ये अंदेशा है। और जैसा मैं कई बार से कहता रहा हूँ कि जुलाई अगस्त तक मौसम बदलेगा, तो उसी की हवाएं चल रही हैं राजीव जी। जी, मौसम बदलने की हवाएं चल रही हैं। हालांकि हिंदुस्तान में मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, सियासी मौसम तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंचती हैं मध्य प्रदेश और रात को भोपाल में एक सरकारी दफ्तर में, सरकारी बिल्डिंग में आग लग जाती है। मौसम बदल रहा है। खैर, तो यहाँ मध्य प्रदेश की चर्चा खूब करेंगे आने वाले समय में, लेकिन आज चर्चा कर रहे हैं हम ट्विटर के मालिक और पूर्व ऑनर कहें, पूर्व फाउंडर और पूर्व सीईओ ने जो बातें कही हैं, और उनसे भारत के बारे में कुछ नहीं पूछा गया था। सबसे बड़ी चीज़ है, आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, देखिए, सबसे बड़ी बात कि भारत का संदर्भ नहीं था, लेकिन उन्होंने भारत के रेफरेंस को सामने रखते हुए कि भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ कैसे अलोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा है, कैसे सोशल मीडिया को और बाकी उन तमाम मतलब सरकार के खिलाफ जो लोग हैं बात रख रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैसे कुचला जा रहा है, ये जैक डोर्सी ने कहा है। और उसमें बाद में उन्होंने टर्की का उदाहरण भी दिया है, लेकिन भारत का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों का आंदोलन 13 महीने तक हिंदुस्तान में चला और उसी दौरान जो कुछ टूल किट की बात आई, जिसके बारे में भी बहुत विस्तार से मीनू जी और उनके बाद प्रशांत टंडन जी बता ही रहे थे। तो और राहुल गांधी भुक्तभोगी हैं, 6 महीने तक उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड रहा। और मुझे भी पता नहीं कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो पहले वाला था वो कैसे सस्पेंड ही नहीं बल्कि बिल्कुल ही गायब हो गया, तो मुझे नया बनाना पड़ा। मुझे कई आप जैसे लोगों ने सलाह दी कि आप नया बना लो क्योंकि पुराना नहीं आने वाला, क्योंकि आप राहुल गांधी नहीं हो जिनका आ जाए, हम लोग तो छोटे लोग हैं। तो फाइनली नया बना लिया। फेसबुक का भी हाल बता दूं आपको कि डीबी लाइव का पेज, जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स, उस पेज को भी हैक कर लिया गया और आज तक नहीं लौट के आया। देशबंधु का एक पेज है, उसको फिर हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तो ये सब आज भी हो रहा है। इसलिए पहले भी मैं कहा था कि हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं और पर्सनली भुक्तभोगी हैं, और ये सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। और उसी का हवाला देते हुए ट्विटर के को फाउंडर अगर अपनी बात कह रहे हैं तो छोटी मोटी बात नहीं है। और उधर राहुल गांधी इन सब से इतर आराम से ट्रक में सफ़र कर रहे हैं। चाहते तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी में 8 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी में तो वो भी घूम सकते थे, लेकिन वो ट्रक में घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितना कमा लेते हो। क्या है ये राजनीति राहुल गांधी की। और इधर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जिस प्रकार यहाँ, और एक बात और जोड़ दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे, जब वो मेलबर्न में थे शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान आ, कैनबरा में, और वहाँ एक तरफ वो थे और दूसरी तरफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका, वहाँ पर भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। तो ये जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे उसमें थोड़ा सा कि कई सारे सवालों के जवाब पूछे जाएंगे और कई लोग अखबारों में लिखेंगे, उन अखबारों में बाद में शायद राहुल गांधी को
ये कहा जाए कि ये तो पहले मिल के आ गए न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर में, वाशिंगटन पोस्ट के दफ्तर से और उनके एडिटोरियल बोर्ड से मिल के आ गए, और देखो अगेंस्ट लिखा जा रहा है, मोदी जी के खिलाफ लिखा जा रहा है। तो सवाल तो उठेंगे और इन्हीं सवालों पर आपका विचार चाहिए, क्या कुछ आप अपने नजरिए से देखते हैं। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किए हैं निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेता के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, और दुनिया में वह नेता सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है जो लोगों के बीच में उपलब्ध है, लोगों से सीधा संवाद कायम करता है, लोगों के बीच जाने में कभी उसके मन में हिचक नहीं रही। इस देश में और दुनिया के पैमाने पर उन्हीं नेताओं की लोकप्रियता रही है जिनका पब्लिक कनेक्ट बहुत बेहतर रहा। और अगर ये पुराने नेता जो लोगों से सुबह सुबह उठ करके मिला करते थे, ये कोई अनायास नहीं करते थे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्री अपॉइंटमेंट के, जो लोग उनके यहाँ पहुंच गए सबसे उनको मिलना है, सबसे उनसे बात करनी। राहुल गांधी ने यही, अगर आप याद कीजिए ना, भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने शुरू की थी तो उन्होंने यही कहा था कि जब हमारी बात मीडिया में नहीं आ रही है, मीडिया के लोग एक तरफा काम कर रहे हैं, हमारी बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो लोगों से मिलने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। हम लोगों के बीच में निकले हैं बात करने के लिए और लोगों से संवाद कायम करने के लिए, और सफलतापूर्वक अपने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इसको करके दिखा दिया। सभी लोगों से मिले, बिना किसी वर्ग भेद के, बिना किसी भी संकोच के, और उसी तरह का जन समर्थन भी इनको मिला। तो जो बातें, जो जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने लोगों के बीच में जाकर के सरकार और सत्तारूढ़ दल के बारे में खड़ी की हैं, वो चुनौती तो ही है, बड़ी चुनौती है। क्योंकि यह जो इस सत्तारूढ़ दल का जो आईटी सेल है वह क्रॉप्ड वीडियो जारी करने में माहिर है। आप अभी, मैं तो पहले मैं नहीं देखता था, एक अभी हाल में एक वीडियो जारी हुआ अमित मालवीय जी के ट्विटर हैंडल से, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष होने के बाद सोनिया गांधी की सभा में वो खड़े हैं, और ये बताया गया कि आप ये देखिए कितना सम्मान ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लोग और ये नेता लोग देते हैं। एक बहुत ही कुछ सेकंड का वो वीडियो था। जब वो पूरा वीडियो सामने आया, जब कांग्रेस ने उस वीडियो को जारी किया पूरा का पूरा, तो उसमें था कि मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देने के लिए उठ रहे हैं और जा रहे हैं भाषण देने के लिए डायस पर, और ये कहते जा रहे हैं कि मैं सोनिया जी से कि मैं उनका समय है बोलने का। और बताया जा रहा था कि पूरा का पूरा जो गांधी परिवार है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस तरीके से देखता है। आप याद कीजिए, वो आलू डालो तो सोना निकलता है, वो आज तक लोगों के बीच में बैठा हुआ है जी। सवाल है कि जब आप तथ्यपरक बात आपके पास कुछ नहीं है, अब इस तरह का कोई नेता सीधे जनता के बीच में जब जाएगा तो आपके सामने चुनौती खड़ा हो, क्योंकि आप जब जिस तरह का नैरेटिव आप चलाने का प्रयास करते हैं वो खारिज हो जाता है, लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। राहुल गांधी कोई, बिनू जी ने सही कहा कि कोई पर्यटक नहीं है, वह बिल्डिंग नहीं देखने गए हैं, वो लोगों से संवाद कायम करने गए हैं। और वो लोग कौन है? जो भारतीय मूल के लोग हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ के नागरिक हैं या अप्रवासी हैं, आते जाते हैं, और वो लोग हैं जो वहाँ की राजनीति को, वहाँ की नीतियों को प्रभावित करते हैं, वहाँ के समाज को प्रभावित करते हैं, वहाँ के विचारधारा को प्रभावित करते हैं, वहाँ के जो जन धारणाएं हैं उनको प्रभावित करते हैं। और उनके बीच में कोई खड़े होकर भाषण नहीं दिया, एकदम जिसको संवाद कहते हैं आप, जिसको कम्युनिकेट करना कहते हैं, कनेक्ट करना कहते हैं, वो उन्होंने कायम किया। और जिन विश्वविद्यालयों में या जिन संस्थाओं में वो गए, उन संस्थाओं में अपने आप से नहीं चले गए कि मैं आया हूं और मैं आपके यहाँ घूम रहा हूं, उन लोगों ने उनको आमंत्रित किया। यानी कि वहाँ के विद्वानों ने, वहाँ के अकलियत ने यह समझा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ संवाद कायम किया जाना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के बारे में या दुनिया की जो बात में जो मुद्दे हैं उस मुद्दों के बारे में इस व्यक्ति एक धारणा है या एक अलग तरह की धारणा है, जिसमें हम और आप सोचते हैं उससे अलग भी एक व्यक्ति सोचता है। जो बात कही, जैसे चीन के बारे में जिन्होंने बात कही कि केंद्रीकृत उत्पादन जो का तरीका है वो ठीक नहीं है, उससे रोजगार के अवसर नहीं बनते हैं, उससे अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती, जो पूंजी का एकत्रीकरण होता है वो उससे दूर नहीं होता बल्कि वो बढ़ता चला जाता है। हमको इसको बदलना पड़ेगा और उत्पादन के अलग अलग केंद्र स्थापित करने पड़ेंगे। एक अपनी बात को दुनिया के बुद्धिजीवियों के सामने कहना ये सामान्य बात नहीं होती,
और इस तरह की बात और इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह का आत्मविश्वास आपके पास तभी आता है जब आप तमाम लोगों से मिलते हैं और तमाम लोगों से बात करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के सामने समस्याएं क्यों खड़ी की कि जिस तरह का नरेशन सत्तारूढ़ दल ने बनाने का प्रयास किया, उन सभी नरेशन, उन सभी मुद्दों को राहुल गांधी ने जनता के बीच में जाके खारिज किया। अगर उन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, तो इन्होंने ये बताया कि चुनाव कराने देना मात्र लोकतंत्र नहीं है, केवल समय समय पर लोग वोट देने के लिए निकल आवे और चुनाव की घोषणा कर दे, केवल ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा को बचाए रखना भी लोकतंत्र है। असहमति की आवाज को भी सम्मान देना लोकतंत्र है, विपक्ष को भी सम्मान देना लोकतंत्र है। और वह राहुल गांधी उस प्रवृत्ति के उदाहरण है जिसमें असहमति के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने उनकी सदस्यता खत्म कर दी संसद की, आपने उनका मकान खाली करा दिया, जितने तरह की चीजें हो सकती थी उनको खारिज करने के लिए सभी आपने प्रयास किया। और ये मैंने राहुल गांधी मतलब एक भारतीय लोकतंत्र की एक सबसे पुरानी पार्टी का एक बड़ा नेता। राहुल गांधी ने इस सरकार की आर्थिक नीतियां चल रही हैं उनके सामने चुनौतियां खड़ी की। जिस तरीके के समाज में विघटन और बिखराव की बातें की जा रही है राजनीतिक स्वार्थों के लिए, उन पर सवाल खड़े किए और लोगों ने उसको सुना। जब अब ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ अमेरिकी सरकार यह कहती है कि भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है, कोई बहस नहीं है, बिल्कुल है, और ये कहती है कि अगर आपको विश्वास नहीं तो जाकर के देख लीजिए। इस वक्तव्य के तत्काल बाद एक बहुत कम समय के भीतर ट्विटर का पूर्व सीईओ आता है और कहता है कि साहब हमारे ऊपर भारत की सरकार ने दबाव डाला। क्या अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा के बगैर आप एक जीवंत लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित किए बगैर आप लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी को दबाव डाल करके क्या आप लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों, लोकतांत्रिक मान्यताओं को मजबूत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अमेरिकी सरकार के उस वक्तव्य के ऊपर ही वहां के व्यक्ति ने, वहां के उस नागरिक ने ये सवाल खड़े किए। और आप कहते रहिए कि कांग्रेस के लोग हैं, किनके लोग हैं, कौन के लोग हैं। ये ऐसे लोग नहीं, यूएस एक ऐसा देश नहीं है जब ये प्रधानमंत्री जाएंगे, इनका भाषण होगा, बिल्कुल हमारे जैसे लोगों को भी भारतीय प्रधानमंत्री को इस बात का अवसर मिलता है कि दो बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां का जो प्रेस है वह प्रेस सरकार की भाषा नहीं बोलता। प्रधानमंत्री के भाषण के यात्रा के दौरान ही जो वहां का मीडिया कौन सा सवाल खड़े करेगा, अभी आप देखिएगा सामने कि जो अगर वहां के 17-18 जिनकी बात आपने चर्चा की थी, जो वहां के सिविल सोसाइटी के लोगों ने अगर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक मेमोरेंडम दिया अमेरिकी सरकार को, इन सबकी चर्चा होगी और वो लोग ही बोलेंगे कि ये किस तरह की प्रवृत्तियां भारत में पैदा हो रही हैं या जिनको बढ़ावा दिया जा रहा। लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर आप गैर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, परंपराओं को बढ़ावा नहीं दे सकते, और दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप विपक्ष को स्थान नहीं देंगे तो आप कम से कम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं। अगर आप असहमति की आवाज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, असहमति की आवाज के साथ अपने आप को संशोधित करने के लिए तैयार नहीं है, असहमति की आवाज के साथ अपने नीतियों में परिवर्तन करने के लिए आप तैयार नहीं है, तो कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से सोचते समझते आप नहीं, आपके काम करने का तरीका लोकतांत्रिक नहीं। राहुल गांधी ने इन्हीं सवालों को पैदा किया कि वह भारत वह देश रहा है जिसने अपने विपक्ष के नेताओं को वह सम्मान दिया जिसके वो हकदार है, क्योंकि हमको लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना था। राहुल गांधी ने लोगों के बीच में जाकर के ये अपनी बातें कही, उनके मन में वो उठ रही आशंकाओं का जवाब दिया, और उन्होंने ये जो बार बार बात कही जाती थी कि विदेश में जाकर के देश को अपमानित करने वाली बात, इस बात को पूरी तरह से खारिज किया, ये माहौल ही नहीं बनने दिया। और वह बातें कही जो लोगों ने सवाल किया उसका जवाब दिया और खुले मन से जवाब दिया। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल बोर्ड राहुल गांधी को बुलाता है तो राहुल गांधी क्या है, क्या दे देंगे आप? क्या विज्ञापन दे देंगे क्या उनको? कोई वित्तीय सहायता दे देंगे? क्या दे देंगे आप भाई? आप विपक्ष के सांसद भी नहीं है। एक पार्टी के आप नेता हैं, उस पार्टी में भी आपके पास कोई पद नहीं है, और वह पार्टी जिसके पास जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है, तो देंगे क्या यार? सिवाय विचारों के, सिवाय संवाद के, सिवाय तथ्यों के, सिवाय मुद्दों के, सिवाय विमर्श के।
और ये जो मीडिया सेंटर्स हैं वह इन्हीं की आकांक्षा रखते हैं। और दोनों बड़े अखबारों ने, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, दोनों के एडिटोरियल बोर्ड ने उनको आमंत्रित किया और उससे संवाद कायम किया। जी। अगर राहुल गांधी ने, ये चुनौती केवल यही है बीजेपी के सामने कि राहुल गांधी ने उन सभी पक्षों के साथ संवाद कायम किया जो भारत के बारे में सोचते हैं, भारत की नीतियों को प्रभावित करते हैं, भारतीय जनधारणा को प्रभावित करते हैं। आप कह सकते हैं कि अब बीजेपी के लोगों ने भी, भारत सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भी बात करने की कोशिश की कि अमेरिका के लोग थोड़े वोटते नहीं आएंगे भारत में, बिल्कुल सही, बिल्कुल वोटते नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी अमेरिकी नागरिकों से थोड़े मिल रहे हैं, राहुल गांधी अप्रवासी भारतीयों से मिल रहे हैं। और वहां जो अमेरिकी नागरिक जिनसे उनकी बात हो रही है वह थिंकर्स हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। चुनौतियां आई हैं। अगर ट्विटर जैसा संस्थान ये कहता है कि भारत सरकार ने हमारे ऊपर दबाव डाला और अभी तक भारत सरकार ने इसका खंडन नहीं किया, अभी तक सरकार की तरफ से बात नहीं आई कि नहीं इनका जो ये बात कर रहे हैं ये सही है या गलत है, तो बड़े सवाल पैदा किए हैं राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान। और ये लगातार ये वही सवाल हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने पैदा किया। ये इसका कैनवास उन्होंने बदल दिया, इसका जो उसकी तरह विस्तार दे दिया अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कि दुनिया के पैमाने पर उन मुद्दों पे बहस होने लगी, चर्चा होने लगी। आप केवल इस बात पर राहुल गांधी की बातों को खारिज नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कांग्रेस को 2 बार संबोधित करेंगे, 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अमेरिका ने ये सर्टिफिकेट दे दिया, वो सर्टिफिकेट दे दिया। बात इससे नहीं होती। लोकतंत्र प्रमाण पत्रों से नहीं निकलता, लोकतंत्र विमर्श से और बहसों से निकलता है। लोकतंत्र में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने से निकलता है। अपने उत्तरदायित्व जो आपके ऊपर दायित्व दिए गए हैं उन दायित्वों के निर्वहन करने में के कारण लोकतंत्र मजबूत होता है। और अगर आप उसके निर्वहन में कमजोर साबित हुए हैं और विपक्ष उस पर सवाल खड़ा कर रहा है तो आपके सामने वो मुश्किलें आएंगी। और वही राहुल गांधी ने उन मुश्किलों को खड़ा किया। और राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की है कि अमेरिका में जाकर के उन्होंने लोगों से संवाद कायम कर भारत और भारत के बारे में लोगों से बात करने की कोशिश की। और ये वो लोग हैं जो भारत में रहते हों या न रहते हों, उनके अपने लोग हैं, भारत से गए हुए लोग हैं और भारत के जनमत को प्रभावित करने का उनके भी वो प्रयास करते हैं। और उनके मन में इच्छा शक्ति जो देश के बारे में सोचते हैं, देश की बेहतरी के बारे में सोचते हैं। तो जो मुश्किलें खड़ा की है राहुल गांधी ने, वह ये निश्चित रूप से वो बड़े सवाल है सत्तारूढ़ दल के सामने। और अगर सत्तारूढ़ दल उन सवालों का जवाब नहीं देता तो आने वाले दिन राजनीतिक रूप से बड़े चुनौतीपूर्ण होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे 2 साथी जल्दी जाने वाले हैं, मीनू जी भी और प्रोफेसर रविकांत जी भी। प्रोफेसर रविकांत जी को अभी ट्रेन पकड़नी है, मैं समझ रहा हूँ। आप दोनों के पास जल्दी में 2-2 मिनट के लिए या 1 मिनट, जितनी जल्दी हो आप लोग अपनी बात रख करके। पहले मीनू जी, राहुल गांधी की इस राजनीति वहाँ से जो कुछ है इधर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस राजनीति को किस रूप में आप देखती हैं? अमेरिका में ट्रक पर सवारी करते हैं, अमेरिका में अलग अलग संस्थानों में जाते हैं। अगर एडिटोरियल बोर्ड से जाकर मिल रहे हैं, वाशिंगटन पोस्ट से चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स से, तो कितने लोगों की मुलाकात हुई होगी पहले? हालांकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस क्लब जाएं, ये तो पहले भी हुआ, लेकिन आप अखबारों के दफ्तर में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ट्रक की सवारी कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद और भी कुछ तस्वीरें उनकी आ जाएं। हिंदुस्तान में उसका क्या असर आप देखती हैं? राजीव जी, जहां तक इस ट्रक यात्रा की सवारी का सवाल है अमेरिका में, मेरे हिसाब से मोटा मोटी इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, ना किसी को इन्फ्लुएंस करने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है ये राहुल गांधी की अपनी इनक्यूजिटिवनेस है, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति, जानना लोगों की। देखिए, घूमने का मतलब यही होता है, मेरे लिए तो यही है। जब भी विदेश जाएं या भारत में भी जाएं तो यही होती है कि आम व्यक्ति से संवाद करना। और एक जनरल तौर पे ये कहा जाता है कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो और वहां की संस्कृति को, देश को जानना चाहते हैं, स्थान को, तो बस की यात्रा करें या ट्रेन की यात्रा करें। वहां आपको हर वैरायटी के, हर तरह के लोग मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको वो सीखने के लिए मिलेगा उस देश के बारे में या उस जगह के बारे में, जो आपको होटल में बैठ के नहीं मिलेगा। या आप पैकेज टूर में बैठ जाइए कि भाई कंडक्टेड टूर में बैठ गए और घूम आए, वो टूरिस्ट की तरह घूमना होता है। ये राहुल गांधी की जो एक अपनी जिज्ञासा है
वो उसका मुझे प्रतिबिंब ज्यादा लगता है कि अमेरिका में जाके। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने, मतलब वही मैं जो पहली बात कह रही हूँ कि ब्लू कॉलर एनआरआई से मिलना, जिनसे कि जनरली मेरे ख्याल से तो आज तक कोई मिला नहीं होगा, जो निचले स्तर पे काम करते हैं, निचले उसके हैं एनआरआई, जो छोटे मोटे काम वहां कर रहे हैं। तो हालांकि जो इस हिसाब से बता रहे हैं कि उस हिसाब से इतना छोटा काम भी नहीं है ट्रक ड्राइवर्स का। एक है हमारे परिचित, वो कनाडा में रहते हैं, वो बताते हैं कि कितना मोटा उनके पास सैलरी पैकेट है, मिलता है उनको। तो ये चीज है। और दूसरी बात रही कि जो राहुल गांधी से जो मिल रहे हैं, जो प्रेस वाले मिल रहे हैं, या जो पब्लिशिंग हाउसेस, जो न्यूज़पेपर्स हाउसेस ने उनको बुलाया है, एडिटोरियल बोर्ड से उनकी बातें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, वो डेफिनेटली देश की राजनीति को और विदेश नीति को प्रभावित करने वाले वो सभी मुद्दे हैं, जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी अक्सर बताते रहते हैं आपके शोज पे, काफी डिटेल से बताते भी हैं। तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है वहां की देश की राजनीति को और विदेश नीति को, और एक उससे एक इम्प्रेशन भी मिलता है कि भाई विपक्ष के नेताओं का क्या कैलिबर है। एक वहां पे भी आइडिया लगता है कि भाई किस कैलिबर के नेता हैं। तो अब क्योंकि उनकी मुलाकात तो मोदी जी से होती है, अब उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा जब वो झपाक से झप्पी पा देते हैं उनकी, तो उसमें बड़ा फर्क नजर आता होगा तुरंत कि नहीं यार ऐसे भी हैं नेता, ऐसा नहीं है कि सभी मोदी जैसे गले पड़ेंगे। तो एक इम्प्रेशन लगता है। और वो जो परंपरा रही है, सब जगह ही नेता आते हैं विदेश के, वो भी मिलते थे पहले तो विपक्षी नेताओं से, मेरे ख्याल से अब तो मिलने नहीं दिया जाता है विपक्षी नेताओं से, कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख आए या कोई आए। और अभी गए हैं राहुल गांधी, तो वो भी वहाँ वैरायटी ऑफ पीपल से मिल रहे हैं, उसमें कोई उसकी बात तो है नहीं। और देखिए गए भी हैं तो घूमेंगे, और घूमने में अगर आप ज्ञान भी अर्जित करें साथ में, तो वो देशाटन कहलाता है फिर। तो जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मीनू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। प्रोफेसर रविकांत जी, वही बात यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई दी जाती है, और उधर से जब आप हर ढंग से आपका स्कोर जब माइनस में जाता है, तो फिर आप ढाल लेकर के चले आते हैं और ढाल में कांग्रेस को सामने रखते हैं। किस रूप में इसको देखा जाए? डेफिनेटली देखिए, राहुल जी जो इस समय कर रहे हैं, वो अमेरिका की पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने एक चुनौती स्थापित कर दी है। जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, वो प्रतिमान स्थापित कर दिए हैं। मतलब मैं छोटी सी बात कहूं तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के क्या नरेंद्र मोदी बोलेंगे? क्या वो पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे? क्या वो ऐसे प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, जो वहां के स्टूडेंट्स हैं? क्या वो उनसे मिलेंगे? ये प्रतिमान स्थापित कर दे रहे हैं राहुल गांधी। और दूसरा, जो लोकतंत्र को लेकर के सवाल हुआ, जिस पर अभी हम लोगों ने तफसील से बात की, राहुल गांधी जिस तरह से डेमोक्रेटिक है और वो भारत से लेकर के और अमेरिका तक अपने तमाम बातों का और अपने तमाम क्रियाकलापों के जरिए जो उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक मानक स्थापित कर रहा है। और यही चुनौती बन रहा है नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए। और जब वो लौट करके भी आएंगे, तो उसमें उस जो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की, राहुल गांधी जब कहते हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, चुनाव आयोग से लेकर के आरबीआई तक, ईडी, सीबीआई, इनसे तो जो छापे पड़ते हैं वो उसकी टाइमिंग भी पता होती है। इस समय लोग कह रहे हैं कि सारे विपक्षी दलों पर छापेमारी हो सकती है, क्योंकि अभी 23 तारीख को पटना में जो बैठक होने वाली है, उससे खौफजदा है भारतीय जनता पार्टी। ये हालात जो इस समय के हैं, राहुल गांधी उस वक्त की नब्ज को समझ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और एक जो महामानव बना दिए गए नरेंद्र मोदी हैं, उनको असली जो मनुष्य होता है, जो नेता होता है, जो जननेता होता है, उसको दिखा दे रहे हैं राहुल गांधी कि वो असली नेता वो है जो बारिश में भीगता है लोगों के बीच में बात करते हुए, तो 4000 किलोमीटर की यात्रा भी करता है लोगों की समस्याओं को जानने और समझने के लिए, जो अमेरिका में जाकर के छात्रों के सवालों के जवाब भी देता है। ये प्रतिमान स्थापित करना राहुल गांधी का मुश्किल में डालेगा नरेंद्र मोदी को, और यही मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
अमलेंदु जी, अब आना चाहता हूँ आपके पास। आपके बहुत चाहने वाले हैं और सब लिखते रहते हैं कि अमलेंदु जी को बोलने दीजिए, तो इसलिए अब आराम से आप खुल के बोलिए, ज़रा जितनी देर हो बोलिए, ज़रा उन आपके चाहने वालों के लिए जो आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन आपके चाहने वालों को बता दूं कि कार्यक्रम को कंडक्ट करने में और फिर कुछ दो साथी जा रहे थे, उनके भी कुछ कमेंट लेना था, इसलिए ज़रूरत थी कि जो आगे हैं उनको रोका जाए। कई बार पीछे की गाड़ी को आगे करने के लिए आगे जो गाड़ी चल रही होती है उसको रोकना पड़ता है। ये उनके लिए जो हमारे साथी आपको बहुत चाहते हैं। अमलेंदु जी, किस रूप में देखते हैं राहुल गांधी कौन सी राजनीति कर रहे हैं भाई? यहाँ पर हिंदुस्तान में आए हैं और लोग बोलते हैं कि चले जाते हैं विदेश, और विदेश में वहाँ देखिए आराम फरमा रहे हैं और इतना ही नहीं, ट्रक की सवारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं वहाँ पे। बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं कि देखो वहाँ भी घूम रहा है। हिंदुस्तान में आकर के कुछ जाते हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव है और पिछले 20 दिनों से कितने दिन हो गए राहुल गांधी वहीं हैं, 12 दिन तो हो ही गए, 10-12 दिन। कैसी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? राजीव जी, राहुल गांधी शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी जो है वो अल्पकालिक राजनेता है, मतलब पूर्णकालिक राजनेता नहीं है, और मोदी जी पूर्णकालिक जो है वो चुनाव प्रचार मंत्री हैं, ये कहा जाता था। तो मोदी जी तो अपने काम पे बदस्तूर जारी है, डटे हुए हैं, पूर्णकालिक चुनाव प्रचार मंत्री उनका काम है, तो उसमें वो अपने काम पे डटे हुए हैं, वो अपना चुनाव प्रचार करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने बता दिया है कि राजनीति करनी है तो पूर्णकालिक राजनेता बन के ही राजनीति हो सकती है। तो राहुल गांधी अब अमेरिका में हो चाहे जापान में हो, जहां भी होंगे होगी राजनीति, भारत की राजनीति है। मतलब दिल्ली की सड़कों पे होंगे तो भी राजनीति होगी, और मुंबई की सड़कों पे होंगे तो भी राजनीति होगी, और वाशिंगटन से न्यूयॉर्क की सड़कों पे होंगे तो भी राजनीति होगी, और भारत की राजनीति ही संबोधित होगी उससे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये दिक्कतें राहुल गांधी खड़ी कर रहे हैं कि 24 घंटे चुनाव प्रचार नहीं, 24 घंटे राजनीति होगी, और राजनीति भी किस तरह की होगी? राजनीति जनता के मुद्दों की होगी, जनता के सवालों की होगी, जनता से संवाद की होगी। तो ये जो राहुल गांधी अब नई राजनीति खड़ी कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा, पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये नई राजनीति नहीं, बल्कि राहुल गांधी पुरानी राजनीति की तरफ जो है वो देश को ले जाना चाहते हैं, कि जो देश की असली राजनीति हुआ करती थी। हम लोगों ने राजीव जी अपने बचपन से लेकर के युवावस्था तक तमाम ऐसे राजनेताओं को देखा है कि जो सुबह 6 बजे उठ जाते थे और 6 बजे से उनके यहाँ दरबार लगना शुरू होता था, लोग दूर दूर से आना शुरू हो जाते थे। कोई अपनी कुछ समस्या लेकर के आ रहा है, कोई लड़की की शादी का कार्ड लेकर के आ रहा है, कोई अपनी किसी की 13वीं का न्योता देने के लिए आ रहा है, और रात को 12 बजे तक जो है वो आना जाना लगा रहता था। और फिर रात को 12 बजे तक भी जो उनके मालूम पड़ा, उनके घर पे भी जो 200 लोग जो है वो डटे हुए हैं कि अब जो गांव से आए हैं वो कहाँ जाएंगे, तो रात को उनके घर पे ही सो रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम भी जो है वो नेता कर रहे हैं। तो इस तरीके के राजनेताओं को हमने देखा है। लेकिन जब से ये ऐप को वाइट के जरिए आसमान से जो नेता उतरना शुरू हुए, और खासतौर से अन्ना आंदोलन के दौरान जो है वो इसकी जो थी वो पहले पूर्वाभ्यास किया गया कि ये प्रयोग सफल होता है कि नहीं। जब वो प्रयोग सफल हो गया अन्ना आंदोलन के जरिए कि पैराशूट से और कॉर्पोरेट के पैसे से जो है नेता उतारे जा सकते हैं, उसके बाद फिर हमारे मोदी जी का पदार्पण हुआ। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि पिछले 10 सालों में राजनीति एकदम बदल गई एक तरीके से। जैसा कल भी आप कह रहे थे कि आप तमाम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो कभी मतलब सभासद नहीं हो सकते थे, वो सांसद चुन लिए गए। तो इसी आधार पर चुन लिए गए कि वो पैराशूट थे, वो जनता से उनका कोई वास्ता नहीं था, वो कोई ठेकेदार था, कोई जो था वो कोई कारोबारी था, किसी ने किसी तरीके से कुछ पैसे कमा लिए थे और उसके पास ऊपर चढ़ावा देने के लिए था, चुनाव में 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करने के लिए था, वो जाकर के नेता बन करके आ गया। राहुल गांधी अब उस मिथक को और उस भ्रम को तोड़ रहे हैं। और खासतौर से राजीव जी आप देखिए कि राहुल गांधी के हिस्से में जो भी टिकट आए हैं, वो चाहे केरल का हो, चाहे वो आंध्रा की वो सीतम्मा हो, और चाहे वो मध्य प्रदेश की एक लड़की थी जो किसी मजदूर की बेटी थी, उसको टिकट देने का मसला हो, तो राहुल गांधी ने जिन लोगों को टिकट दिया है, या श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मतलब ऐसे लोग जो साधारण परिवारों से थे, साधारण काम करने वाले लोग थे, राहुल गांधी ने उन लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया।
तो ये एक राजनीति में परिवर्तन जो है एक तरीके से राहुल गांधी लाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी भी जो लेकर के आती है ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो जमीन से उठे हुए लोगों को लेकर के नहीं आती है, लेकिन उसके जो लोग होते हैं वो विप्लव देव टाइप के होते हैं, पुष्कर सिंह धामी किस्म के लोग हुआ करते हैं। तो ये अंतर आप समझ सकते हैं कि विप्लव देव और श्रीनिवास बीवी के बीच का अंतर क्या है। इसको जनता समझ सकती है कि किस तरीके का अंतर जो है वो राहुल गांधी के जमीन से उठे हुए लोगों में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमीन से उठे हुए लाए गए लोगों में है। तो ये अंतर साफ जो है वो देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री बातें बहुत करते हैं कि गरीब घर में पैदा हुए, चाय बेची उन्होंने, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उन्होंने लैंप पोस्ट के नीचे बैठ करके जो पढ़ाई करी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। तो यानी जो असली राजनीति जनता की है, राहुल गांधी उसको कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं कि इस राजनीति से आप जो अपनी पैराशूट वाली राजनीति है उससे आप किस तरीके से पार पाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए जैक डोरसी को डरा के, धमका के और फेसबुक पर कब्जा करके, फेसबुक का जियो में निवेश करा के आप जो बहुत सी चीजें नियंत्रित कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जमीन की राजनीति है उसको आप किस तरीके से नियंत्रित करेंगे। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो इसी तरीके से जमीन से लोगों से संपर्क करने का एक साधन था, और ये जो फेसबुक और ट्विटर की राजनीति थी इसको तोड़ने का एक जो था वो प्रयास था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी काफी हद तक उसमें सफल हुए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानी को समझा जा सकता है कि किस तरीके से वो सोशल मीडिया पे भी जो है नियंत्रण करना चाहते हैं, नए कानून लेकर के आना चाहते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर जो है शिकंजा कसना चाहते हैं, किस तरीके से मीडिया के ऊपर तो खैर वो कसी चुके हैं, अच्छे तरीके से कब्जा किया जा चुका है। अब अगर केंद्र की एक मंत्री जो है एक छोटे से संवाद सूत्र जो कहलाता है हम लोगों के यहाँ, जो मतलब सब पूर्णकालिक संवाददाता भी नहीं होता है, जिसको प्रति खबर पैसा मिलता है, अगर उसको हड़काती हुई सुनी जा सकती है कि आपके मालिक को हम फोन कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े पत्रकार जो हटाए गए हैं वो क्यों हटाए गए होंगे। तो ये जो सारी चीजें खुल करके अब सामने आ रही राजीव जी, तो मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों का भारतीय जनता पार्टी का जो क्रियाकलाप था, राहुल गांधी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सामने लेकर के आया है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने अब चुनौतियां जो हैं वो यही बढ़ गई हैं कि इन चुनौतियों से उसको निपटना आखिर किस तरीके से है। क्योंकि राहुल गांधी तो ट्रक में घूम रहे हैं, अब मोदी जी तो ट्रक में नहीं घूम सकते, और घूम नहीं सकते हमारे अमित शाह जी भी। अमित शाह जी अब चलिए मोदी जी के सामने तो हो सकता है कि समस्या हो गई, सिक्योरिटी की कुछ समस्याएं हो कि वो नहीं चल सकते, लेकिन अमित शाह जी के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जब रोड शो करते हैं तो सिक्योरिटी वो उस तरीके से भी दूर हो सकती है, लेकिन अब ट्रक पे इतना ऊपर चढ़ना जो है वो अमित शाह जी के लिए दिक्कत वाली चीज हो जाएगी ना। अब सोशल मीडिया पे लोग जो थे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो मीम्स चला रहे थे और कह रहे थे कि भाई अमित शाह जी भी जो थोड़ा कर लें भारत जोड़ो यात्रा की तरीके से 5 किलोमीटर चल लें, 10 किलोमीटर चल लें, तो खैर वो सब अलग की बात है। वो सोशल अमलेंदु जी, बुलडोजर उनके साथ चलता है हमेशा, बुलडोजर पे चढ़ के ट्रक पे चढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ आकर के बोरिस जॉनसन राजीव जी बुलडोजर पे चढ़ जाते हैं तो ब्रिटेन में जाकर के उनका इस्तीफा हो जाता है। तो इस बुलडोजर के दुष्परिणाम भी हैं, ऐसा नहीं है। और ये बुलडोजर जो चलता है वो देखिए, अब वो आपका यही नोएडा का एक केस था ना, वो कौन त्यागी थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके घर पे भी बुलडोजर चला, और उनके घर पे जो बुलडोजर चलवाने वाले थे उनके घरों पर भी बुलडोजर चला। तो जो तालियां बजाते हैं उस बुलडोजर की राजनीति पे, वो सावधान रहिए, बुलडोजर माफ नहीं करता है। अभी आ रहा है ये खबर है वहां की, हल्द्वानी की और उत्तराखंड की, 4000 घरों पर बुलडोजर चला है। वो मुसलमानों के घर नहीं है जिन 4000 घरों पर बुलडोजर चला है। तो ये बुलडोजर जो है, ये जिसको बहुत अच्छा लोग समझ रहे हैं, तो जिसकी वो बीतती है उससे मालूम कीजिए बुलडोजर का दंश क्या होता है। तो ठीक है, चलते हैं उनके साथ, बुलडोजर अच्छी बात है, वो बुलडोजर की राजनीति है उनकी, वो अपनी राजनीति है उनकी, वो कर रहे हैं उस तरह की राजनीति। लेकिन सवाल तो जनता के सोचने का है कि वो बुलडोजर की राजनीति पसंद करती है या जनता से संवाद की राजनीति उसको पसंद आती है। मुझे लगता है कि राजीव जी अब जनता भी जो है उस जंजाल से निकल रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था पिछले 9-10 सालों के अंदर, और अब धीरे धीरे जनता की राजनीति होगी, जनता के मुद्दों पे बात होगी, जनता के सवालों पे बात होगी, और जनता को भी जो है समझ में आएगा कि उसे अपने मुद्दे किस तरीके से उठाने हैं। क्योंकि कर्नाटक का परिणाम हमारे सामने, कर्नाटक में जनता के मुद्दों पे ही बात हुई, किसी और मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने अगर इतना खींचने की कोशिश भी की, कोई दूसरे लोग आए ही नहीं उस पर, जनता ने भी अपने मुद्दे नहीं छोड़े। तो अगर जनता अपने मुद्दे नहीं छोड़ेगी
तो दूसरों को भी, जो राजनीतिक दलों को भी मजबूर होना पड़ेगा कि जनता के मुद्दों की बात करें। मुझे लगता है कि राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं, जनता के जो दुख दर्द है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर राजनेता जनता की समस्याओं से परिचित नहीं होगा, तो जब वो सरकार में बैठा होगा, तो जब वो नीतियां बनाएगा, तो वो नीतियां फिर वो किस आधार पर बनेंगी? जाहिर सी बात है कि अगर वो जनता से समस्याओं से रूबरू होगा, उनका अच्छी तरह समझता होगा, तो नीतियां फिर उसी तरीके से बनेंगी। राजीव जी जी बिल्कुल, नीतियां वैसी ही बनेंगी। लेकिन क्या देश की सियासत और उसकी दिशा बदल रही है? एक बड़ा सवाल है। कई लोग पूछते हैं, प्रशांत टंडन जी, क्या सियासी हवा बदल रही है जो हम कहते हैं, लेकिन दिशा भी बदल रही है क्या? देखिए राजीव जी, बहुत बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के सामने। जी आसान नहीं है। जो अमरेंदु जी बता रहे हैं कि 2014 से कैसा हुआ है, कुछ चीजें पहली बार हुई हैं, और ये यंगर जनरेशन जो अभी 20, 21, 22 साल की है, वो शायद जानते भी नहीं होंगे कि मनमोहन सिंह की सरकार चलती कैसे थी, या उसके पहले की सरकारें चलती कैसे थी, क्योंकि वो तो स्कूलों में थे, तब अखबार मीडिया उतना कंज्यूम नहीं करते थे। कुछ बड़े परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन ये हुआ कि जनता के मुद्दों पर चुनाव होना बंद हो गए। देखिए, मूल फर्क कांग्रेस और बीजेपी में या किसी भी पार्टी में, वामपंथी पार्टियों में, जनता दल एस में, जेडीयू में, आरजेडी में, समाजवादी पार्टी में, जितनी भी पार्टियां, एनसीपी में, इनमें और बीजेपी में बेमूल अंतर क्या है? ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने काम, अगर सरकार चल रही है या सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, इसके आधार पर जनता के बीच में जाती हैं। नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, वगैरह वगैरह। बीजेपी किन मुद्दों पे जाती है? बीजेपी नफरत को अपना आधार बनाती है। बजरंग बली के बातें आ जाती हैं, मुझको गालियां दी, ये बातें आ जाती हैं। हम करेंगे क्या, ये बातें नहीं आती हैं। कर्नाटक की जनता शिक्षित है और उसने, जो वो झांसे में नहीं आई, लेकिन बहुत सारे जो उत्तर भारत के लोग हैं वो इस फेर में आ जाते हैं। तो एक तो ये मूल जो बात भारतीय राजनीति में आई कि चुनाव जनता के मुद्दों पर होना ही बंद हो गए। चुनाव शमशान कब्रिस्तान पर हो रहे हैं, चुनाव होली दिवाली ईद पे हो रहे हैं, चुनाव हिजाब पे हो रहे हैं, चुनाव और मुगलों ने क्या किया था उस पे हो रहे हैं। हम रोजगार कितना देंगे आपको, नौकरियां क्या होगी, देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विदेश नीति क्या होगी, इस पे चुनाव होना बंद हो गए। दूसरा परिवर्तन आया कि पहली बार, राजीव जी, आजादी के बाद पहली बार कॉरपोरेट का डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ। हमने कितने, यहाँ पे सुनील जी बैठे हैं, आप लोग हैं, कितने प्रधानमंत्रियों को देखा है, किसी उद्योगपति की हिम्मत नहीं होती थी कि वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द भी आ जाए। चंदा देते होंगे पॉलिटिकल पार्टी को, अपना काम भी करवाते होंगे ब्यूरोक्रेट से और तमाम चीजों से, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा इतनी थी कि इर्द गिर्द वो आते नहीं थे। आप तस्वीरें देखें, और मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि गूगल करके मनमोहन सिंह की, इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी की तस्वीरें देखें उद्योगपतियों के साथ। मनमोहन सिंह के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे ये लोग। ये कंधे पे हाथ रखने का चलन इस सरकार से आया। प्रधानमंत्री के ऊपर कंधे पे हाथ रखने का चलन इस सरकार से आया। वो पहली बार ये हुआ, राजीव जी, कि मीडिया सरकार से नहीं विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। आपको सेंसरशिप भी याद है, इमरजेंसी की सेंसरशिप होती थी और खबरें सरकार के खिलाफ जो खबरें होती नहीं छपती थी। कुछ अखबारों ने, 2 अखबारों ने तो कम से कम, जो मैं जानता हूं, कि वो जो नहीं छपती थी
उसको खाली छोड़ते थे ताकि अगले दिन पाठकों को मालूम पड़ जाए कि ये खबर हटा दी गई है। लेकिन विपक्ष का चरित्र हरण, विपक्ष का कैरेक्टर असैसिनेशन तब भी नहीं हो रहा था। सेंसरशिप के दौरान भी, इमरजेंसी के दौरान भी विपक्ष का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो रहा था। विपक्ष को देशद्रोही नहीं बताया जा रहा था। आज का मीडिया ये करता है। वो सेंसरशिप का मीडिया समाज को बांटने का काम नहीं कर रहा था, वो आज का मीडिया कर रहा है। मैं जो बात कह रहा हूं राजीव जी कि राहुल गांधी के सामने चुनौतियां क्या हैं, कि उद्योगपति का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, एजेंसियों का बेशर्मी के साथ इस्तेमाल है, सरकारी मशीनरी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ये हो रहा है, और मीडिया। अब इसके बीच में राहुल गांधी को रास्ता निकालना है। मेरी समझ से वो दो काम कर रहे हैं। एक तो वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। जो मोदी जी का गेम है, बीजेपी, आरएसएस और मोदी और मीडिया और कॉर्पोरेट का जो गेम है, उस गेम का गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं कि अब बॉल यहां डाली जाएगी। और दूसरा काम वो कर रहे हैं कि इंगेजमेंट का नया तरीका इजाद कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से, ट्रक के चलने से, गिग वर्करों से मिलने से, बसों में चलकर, ये काम जो है वो एक कर रहे हैं, जो इंगेजमेंट का नया तरीका जो पिछले 15-20 साल में दो वजह से हुआ। एक, क्योंकि हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का हत्या हुई, असैसिनेशन हुआ, तो सिक्योरिटी पैरानोया, सिक्योरिटी का आतंक जो है बहुत आ गया हमारे समाज में। उससे जनता और नेता के बीच में दूरी पैदा हो गई। उसको राहुल गांधी तोड़ रहे हैं। नेता बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर में दिखाई देता, राहुल गांधी उसको तोड़ रहे हैं। ट्रकों में जा रहे हैं, ढाबे में बैठ रहे हैं। सिक्योरिटी का जो फंदा है चारों तरफ जनता और नेता के बीच में, उसको काट रहे हैं। तो ये दो काम में अगर वो कामयाब हो सकते हैं, हो जाएं राहुल गांधी, तो ये जो मनी, मीडिया, मशीनरी का जो जाल है, जो भारत के लोकतंत्र के ऊपर बैठ गया है, उससे वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसका पॉलिसी के स्तर पर, राजनीति के नीति निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि कार्नेगी इंडोमेंट क्या लिख रहा है, अखबार क्या लिख रहे हैं विदेश के, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है, और राहुल गांधी चाइना के बारे में क्या मॉडल जाके अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं। एक भी लेख राजीव जी भारत के अखबारों में नहीं छपा, जो बुद्धिजीवी लिखते हैं। एक भी डिस्कशन डीबी लाइव को छोड़ के नहीं हुआ कहीं। बहुत सारे वो मीडिया हाउसेज जो सेकुलर मीडिया हाउसेज हैं, वो भी सतही चीजों पे डिस्कस करके निकल जाते हैं। सोशल मीडिया टाइप्स जो चीजें चलती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की विदेश नीति पर क्या कहा है और उसका क्या फ्यूचर इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल उसका मतलब क्या है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, इसको समझाने का काम बाकी मीडिया हाउसेस ने नहीं किया। कॉर्पोरेट मीडिया तो नहीं करेगा, गोदी मीडिया नहीं करेगा, लेकिन जो गोदी मीडिया नहीं है उन्होंने भी नहीं किया। ये कांग्रेस को सोचना है कि इसका रास्ता क्या निकालें, क्योंकि जब तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा तब तक वो बात नहीं बनेगी जो राहुल गांधी करना चाहते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी आखिर करना क्या चाहते हैं? जो करना चाहते हैं उसी के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। और अब राहुल गांधी के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन साथ साथ क्या एक पैरेलल
पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी उस पैरेलल पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी कह रहा हूँ और दूसरे दल की बात नहीं कर रहा हूँ, विद इन दी पार्टी क्या राहुल गांधी का साथ दे रही है? यानी राहुल के जो साथी हैं, दूसरे हैं, वो क्या राहुल के साथ हैं? कल और आज को देखा जाए तो आज लगता है कि साथ हैं। आपको क्या लगता है सुनील शुक्ला जी, पैरेलल पॉलिटिक्स की बात और उसमें राहुल गांधी जो बातें अपनी रख रहे हैं, जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं आज की तारीख में, देखिए जहां हवाई बहुत सारी बातें होती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इनसे पहले प्रशांत टंडन जी से पहले अमलेंदु उपाध्याय जी जो बात रख रहे थे कि सीधे 10 साल पहले की राजनीति देखिए, केजरीवाल का उदय होता है, कितने दिन की राजनीति केजरीवाल ने की थी, केजरीवाल जी की पूरी टीम जो है उसमें कितने लोग हैं जो लंबी राजनीति से आए हों? अगर गिन के देखें तो शायद ही कोई हो, लेकिन अचानक ऐसा उदय होता है कि दिल्ली पर आप राज कर रहे हैं पिछले 10 साल से, 7 साल 8 साल हो गए तब से राज कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, इसमें राहुल गांधी की राजनीति, जिनको कि ऑलरेडी खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, खूब जोड़ तोड़ किया गया, सब कुछ किया गया, और वहाँ पर वो जो राजनीति कर रहे हैं, कितना सक्सेसफुल इसको आप समझते हैं? क्योंकि एक सीधी चुनौती है आज की तारीख में, जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात आती है, लेकिन पैरेलली एक बात और कही जा रही है, कही जाती रही है, अभी कही जा रही है कि नहीं कही जा रही है, हो सकता है कही जा रही होगी, ये कि जैसे ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हम खड़ा करते हैं, वैसे ही राहुल गांधी का कद छोटा हो जाता है और प्रधानमंत्री का कद, मतलब मोदी जी का कद बड़ा हो जाता है। क्या ये सारे तथ्य आज की तारीख में जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये सारे तथ्य कल की तरह ही सही हैं या आज उसमें कुछ चेंज आया है एक पत्रकार के नजरिए से? मुद्दों के सामने जो मुद्दे हैं, जनता के जो सवाल हैं, अगर आप उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो आपका कद बौना है। और उस व्यक्ति का कद बहुत बड़ा है जो जनता के सवालों को लोगों के सामने लाके रख देता है, जनता के सवालों के साथ जो खड़ा है। अगर राहुल गांधी ने जनता के सवालों के साथ राजनीति न की होती या उन जनता के सवालों के साथ वो लगातार न जुड़े रहते तो उनकी वापसी नहीं हो पाती, जिसकी हम और आप जो गंभीरता राहुल गांधी की भारतीय राजनीति में आई है वह केवल इसीलिए आई है कि वह लगातार जनता के सवालों के साथ जो जुड़े रहे, और जो एक कृत्रिम वातावरण तैयार किया गया, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, भावनाओं को उभार करके राजनीति करने की कोशिश की गई, उन सभी प्रयासों को जनता के सवालों ने खारिज कर दिया। क्योंकि जो जनता की जो जीवन की वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं के सामने जो कृत्रिम सवाल हैं वो चल नहीं सकते। आप लोगों के रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करके राजनीति नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे को हल किए बगैर आप हवाई बात करके राजनीति नहीं कर सकते। आपने कृत्रिम वातावरण तैयार किया, लेकिन कृत्रिम वातावरण भी तैयार किया आपने आगे चल करके। 2014 में आपने ये कहा था कि आप नया भारत बनाएंगे। 2014 में आप ये नहीं कहने के लिए आए थे कि हम जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं उनको हम कमजोर कर देंगे और जो विपक्ष के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं होगा। हालांकि आप गुजरात की राजनीति भी आप वही करके आए थे। बावजूद इसके आप ये कहते रहे कि हम जो एक पॉलिसी पैरालिसिस है उसको दूर करेंगे, जो अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है उसको हम ठीक करेंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, आप उसकी बात कर रहे थे। आपने कहा कि हमने एक नया भारत बनाएंगे, लोगों ने विश्वास किया और लोगों ने एक नया भारत का सपना देखा। लेकिन जब आप उन मुद्दों को छोड़ करके एक कृत्रिम वातावरण तैयार करने की कोशिश की, लोगों की भावनाओं को बाहर करके आगे बढ़ने का आपने प्रयास किया, तो राहुल गांधी ने जो लोगों की जीवन से जुड़े हुए मसले थे उनको लेके खड़े हो गए। और वह मसले, अगर उन मसलों को आप उन मसलों का समाधान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन मसलों पर अपनी जवाबदेही तय नहीं करते हैं, तो बड़ा से बड़ा आदमी उसका बौना हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने आपको विराट इसीलिए बनाया है कि लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनके जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे, उनको एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करेंगे, किसानों को एक बेहतर जिंदगी देंगे, उनकी उपज को बेहतर कीमत देंगे, आप आने वाली युवा पीढ़ी को आप बेहतर शिक्षा देंगे, जो उम्रदराज लोग हैं उनको बेहतर चिकित्सा सेवा देंगे और आप उनको एक सामाजिक सुरक्षा देंगे।
आपसे ये उम्मीद थोड़ी कोई करता है कि आप ये कहेंगे कि राजनीति करने के लिए आप कितने कितने हथकंडे अपना सकते हैं। उन हथकंडों के लिए लोगों ने आपको नहीं चुना है। राहुल गांधी की जो चुनौती है केवल यही है कि उन्होंने आपके द्वारा तैयार किए गए हथकंडों की बात भी नहीं की। उन्होंने कहा कि आप बात जो अपना करना चाहते हैं आप करते रहिए। सवाल यह है कि लोग आज का इस देश का जो युवा है वो बेरोजगार है। इस देश की जीडीपी गिर रही है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, रुपए का अवमूल्यन होता चला जा रहा है, व्यापार घाटा बढ़ता चला जा रहा है, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में आप लगातार घटते चले जा रहे हैं, आपका कोई योगदान नहीं बनता। तो सवाल, जब ये सवाल खड़े हो गए तो इन सवालों के जवाब आपके पास कुछ नहीं है। और ये इन सवालों ने बड़ी मुश्किलें पैदा की। जो जितने भी चुनाव हैं, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में लोग मांग कर रहे हैं कि हमको आप पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, और आप कह रहे हैं कि हम आपको लाडली योजना दे देंगे। हम मांग कुछ रहे हैं और आप दे कुछ रहे हैं। आपकी राजनीति में लोगों की आकांक्षाओं में कोई तालमेल ही नहीं है जी। सवाल यह है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप अयोध्या में भव्य राम मंदिर आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने लोगों की आस्था का ख्याल रखा, लेकिन उस मंदिर तक लोग चल के जाएंगे कैसे? अगर उनकी जेब में रेलवे का या बस का किराया देने का पैसा नहीं होगा तो जाएंगे कैसे वो? अगर आपने लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाई, लोगों की जेब में पैसे नहीं डाले, अगर बाजार में आपने मांग नहीं बढ़ाई, तो अर्थव्यवस्था को आप कैसे मजबूत कर लेंगे? तो ये जितना आप तामझाम खड़ा कर रहे हैं, उनका उपभोग करता कहां से मिलेगा आपको? आप अगर आप तमाम सड़कें आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस सड़कों पर चलेगा कौन? आप ये तो बताइए। अगर लोगों के पास, लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ही बेहतर होती तो क्या आपको जो वंदे भारत गाड़ियां आपने चलाई, आपको कुछ इलाकों में उसको बंद क्यों करना पड़ता? आपको 8 डिब्बे के वंदे भारत गाड़ी क्यों चलानी पड़ती? क्योंकि आप उस पे होने वाले खर्च को वहन करने की क्षमता लोगों के पास नहीं है, या ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो उस खर्चे को बर्दाश्त कर सकते हो। तो आप जो जनता के वास्तविक सवाल हैं, उन सवालों आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है शुक्ला जी। हेडफोन एक बार निकाल के दोबारा लगा लीजिए नीचे से। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही बिल्कुल। अच्छा जी। तो जी, राहुल गांधी ने लोगों के जो जीवन से जुड़े हुए सवाल थे उनको सामने लाया है, और वो लगातार वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है, वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं जो देश के भविष्य के लिए जरूरी है, वो संघीय ढांचे को पे हो रहे हमलों को बचाने का सवाल पैदा कर रहे हैं जो एक समृद्ध भारत के सपना देखने वालों के लिए जरूरी है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे हैं जो इस जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि उसको रोजगार तभी मिलेगा जब आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वह आपके देश की मुद्रा की मजबूती की बात कर रहे हैं, वो तब आप, अगर यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप उद्योग व्यापार की बात करेंगे दुनिया के पैमाने पर तो तभी आपको लाभ मिलेगा जब आपकी मुद्रा मजबूत होगी। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि इसके बगैर एक मजबूत और एक समझदार समाज आप नहीं बना सकते हैं। सवाल जो राहुल गांधी ने खड़े किए हैं, अगर आप महंगाई के मुद्दे पर लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर महंगाई का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को पांचवी बता दीजिए चाहे पहली बता दीजिए। अगर महंगाई ही बढ़ती रही और अर्थव्यवस्था का भाई आपका बढ़ता रहा जिसका दावा आप करते हैं, तो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ आम नागरिक को नहीं मिलने वाला। तो अगर उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ आम नागरिक को नहीं मिलता तो ये बढ़ती अर्थव्यवस्था किस बात के लिए है? सिवाय सांख्यिकी के, सिवाय आंकड़ों के, सिवाय अर्थशास्त्र के विद्वानों के। अगर कोई आपकी उपलब्धि से देश का आवाम प्रभावित नहीं होता, उसका लाभ उसको नहीं मिलता, तो वह उपलब्धि किस बात के लिए है? आप कितनी भी अच्छी बातें कर लें, और अगर आप ये करते हैं, मतलब केवल आडंबर खड़ा करके लोगों का विश्वास कैसे हासिल कर सकते हैं आप? लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को एक समारोह पूर्वक आप नियुक्ति पत्र बांटने लगते हैं। अरे जिनको नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं उनको तो पता है कि हमको नौकरी कैसे मिली है। उस नौकरी को दिलवाने में आपका कौन सा रोल है?
क्या आपने नए पद सृजित कर दिए? लोगों के बीच में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसको कम करने के लिए आपने कोई अभियान चला दिया? जो खाली पड़े हुए पद थे उनको भरने के लिए क्या आपने कोशिश की? जो विभिन्न विभागों को विस्तार दे करके नए पद सृजित करके आपने कोई ड्राइव चला दिया? सेना और फौज या सैनिक बलों में भर्ती के लिए कोई आपने भर्ती संबंधी कोई आपने मेला आयोजित कर दिया? किस बात का दावा कर रहे हैं आप? सवाल है कि राहुल गांधी की राजनीति का है, जो राहुल गांधी ने सवाल पैदा किए हैं, और राहुल गांधी की चुनौती, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो उनके पास तौर तरीके, जो उनके पास एक मजबूत संगठन है, जिस तरह की बात वो करना चाहते हैं उन लोगों के बीच में फैलाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन सवाल एक है कि उनके द्वारा चलाई जा रही बातें अब लोगों को अपील नहीं कर रही। अगर अपील करती होती तो कर्नाटक में आपका इतना बुरा हाल ना होता, क्योंकि वो तो, और कर्नाटक राज्य के लोग तो और भी प्रौद्योगिकी रूप से बहुत मजबूत है। जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उनके बीच में उनकी रीच भी बहुत अच्छी खासी है, उनके बीच अपनी बात को पहुंचा भी बहुत ढंग से लेते हैं, लेकिन आपकी बात को उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि जो लोगों के मौलिक सवाल थे उन सवालों पर आपकी सरकार ने हमेशा मौन साधे रखा। अब जिस भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं तो भ्रष्टाचार पर आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो कौन सी सरकार होती है जो अपने द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होती? आप नोटबंदी पे बात क्यों नहीं करते हैं भाई? क्यों नोटबंदी से कितना आपको फायदा हुआ? आप नाम तक नहीं लेते हैं। आप जीएसटी की बात क्यों नहीं करते कि जीएसटी से कितना उद्योग बढ़ गया? अब क्यों नहीं चर्चा करते इसमें? अब सवाल यह है ना कि आप जो देश के सामने मौलिक सवाल हैं, मौलिक मुद्दे हैं, जनता से जो जुड़े हुए सवाल हैं, उन पे आंख बंद करके आप अपनी लोकप्रियता काम नहीं रख सकते। और राहुल गांधी ने उन्हीं मुद्दों को लोगों के सामने खड़ा कर दिया, इसलिए इन्होंने एक बड़ी चुनौती पैदा की है, और इस चुनौती का जवाब मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल के सामने अभी नहीं, कृत्रिम रूप से उसको खारिज नहीं कर सकते। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत सारी चुनौतियां हैं राहुल गांधी के सामने भी, और बहुत सारी चुनौतियां राहुल गांधी पेश कर रहे हैं मोदी जी के सामने। सीधी टक्कर, और इस टक्कर में कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, और उन चुनावों में कमर कस चुकी है बीजेपी और कांग्रेस, दोनों। ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहां मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और साथ साथ तेलंगाना में हम देख रहे हैं कि बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है, और वैसे ही डिफेंसिव मोड में हर जगह दिखाई दे रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जनाधार बिल्कुल घट चुका है, राजस्थान में बीजेपी का जनाधार घट चुका है, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कॉन्फ्लिक्ट करवा करके, दोनों के बीच मतभेद पैदा करके, जो मतभेद रहे हैं उसको पैदा करके और उसमें बाजी मारने की कोशिश कर रही है। आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ बीजेपी इसमें कर पाई, बीजेपी को इसमें कितना अचीवमेंट हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल ही एक तरह से देखा जाए तो कर्नाटक की हालत में जा चुका है, और मध्य प्रदेश के तमाम जो पत्रकार हैं, जो साथी हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं आज की तारीख में। और कल जो प्रियंका गांधी ने वहाँ अपना भाषण दिया और उनकी जो सभा थी वो भी यही बात बताती है। लेकिन इन सब से इतर, यहाँ से दूर, 7 समंदर दूर, राहुल गांधी ट्रक की सवारी कर रहे हैं, और उससे क्या पैगाम दे रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की राजनीति में, और 2024 किस दिशा में जाएगा इन सब को। और उससे पहले 23 जून 2023 को जो कुछ पटना में होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत कुछ है, और आने वाले समय में अंदर तक घुस करके इसकी तहकीकात और इस पर विश्लेषण हम करेंगे, और कैसे जा रहा है देश की दिशा, किस दिशा में जा रही है, और देश की राजनीति किस करवट में बैठने वाली है, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल, और वहीं से चर्चा की शुरुआत किए थे हम, और जैक डोर्सी का जो बयान था बहुत इम्पोर्टेंट बयान था, और उस बयान के बाद डिफेंसिव मोड में बीजेपी आ गई है और सीधा कांग्रेस पर वार कर रही है। लेकिन कहीं भी बीजेपी ये नहीं कह रही है कि हमने ऐसा नहीं कहा। बीजेपी डिफेंसिव मोड में आने के बाद ये कह रही है कि हम यहाँ अगर ऐसा कर रहे थे वो तो हमने ऐसा किया, यानी कि आपने कहीं ना कहीं ट्विटर को धमकी दी, आपने कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरेदारी की, ये तो साफ है। और इतना ही नहीं, जब ट्विटर के दफ्तर में जब दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचे थे, उन तस्वीरों को भी आप लोग याद कीजिए।
तो यानी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जब अभी 2 सप्ताह नहीं, आज 12 तारीख है और ठीक आज से 10वें दिन यानी 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अमेरिका में और उनसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, तीखे सवाल पूछे जाएंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब वो दे न दें, लेकिन व्हाइट हाउस में क्लोज डोर मीटिंग में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, ये तय मानिए। पूछे जाते हैं। हम लोग भी कई प्रधानमंत्रियों के यात्रा में, उनके दौरे में गए हैं और बहुत तीखे सवाल ऑन बोर्ड पूछते थे। मनमोहन सिंह के से तो बहुत ज़्यादा पूछते थे हम लोग और जवाब देते थे बहुत मुस्कुराते हुए। तो पूछे जाएंगे, पत्रकारों को सामने लाएं न लाएं, इसलिए उन तमाम सवालों के तह तक जाने की हम कोशिश करेंगे। इस चर्चा को आज समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपका, अमलिंदु उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में 2 साथी थे, मीनू जैन जी जुड़ी हुई थी और प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए थे, उन सबको भी, उन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। करण सोनावने साहब कह रहे राहुल गांधी ने अब मोदी को ही पप्पू बना दिया है, और कई लोग ये बात कह रहे हैं। अब भाई पप्पू गप्पू ये सारी चीज़ें अगर इस देश में नैरेटिव के रूप में सेट कर दिया गया